आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हॉट रिसर्च टॉपिक जिस पे पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कम्युनिटी का। ये टॉपिक करेंगे और इसका नाम है ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स। सो आई रिमेंबर 2014 में जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स गैन्स जो हमने लास्ट टाइम किए थे, गैन्स इंट्रोड्यूस हुए थे 2014 में। और फिर वो कुछ 4-1 साल गैन्स जो हैं वो बहुत ही हॉट रिसर्च टॉपिक थे। हर कोई गैन्स पे काम कर रहा था। 2017 में सो टेक्निकली ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो एग्जिस्ट तो करते थे, लेकिन 2017 में ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स में इंटरेस्ट जो है वो हाइटन हुआ एक दो पेपर्स की वजह से। और अब ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स का वो स्टेट है जो गैन्स का स्टेट था चंद साल पहले, कि हर कोई बस इन्हीं में इंटरेस्टेड है, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स में। सो लेट्स सी व्हाट ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स आर। इनमें इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि मेनी प्रॉब्लम्स दे आर नेचुरली मॉडल्ड यूजिंग ग्राफ्स। फॉर एग्जाम्पल सोशल नेटवर्क्स, जिसमें आप एक सोशल नेटवर्क के यूजर हैं। हर यूजर एक बहुत बड़े ग्राफ के अंदर एक नोड है, यानी ग्राफ्स के अंदर नोड्स और एजेस होती हैं। तो आप नोड हैं एक सोशल नेटवर्क के ग्राफ के अंदर, और आपसे जो सिमिलर यूजर्स हैं, सिमिलर नोड्स जो हैं ग्राफ में, उनके साथ आपके कनेक्शंस हैं उस सोशल नेटवर्क में, यानी आप लोगों के दरमियान एजेस होंगी। सो एवरीवन इज अ नोड एंड पीपल आर कनेक्टेड to each other through edges. So that's a social network graph. बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फार्मेसी में मॉलिक्यूल्स के साथ काम होता है। दवाइयों को जब देखते हैं, उनका मोलेकुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो मॉलिक्यूल्स तो होते ही ग्राफ्स हैं। मॉलिक्यूल्स में एटम्स जो हैं वो नोड्स हैं, और एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो एजेस हैं। तो मॉलिक्यूल्स नेचुरली होते ही ग्राफ्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क्स, ट्रैफिक के नेटवर्क्स, ये भी ग्राफ्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जो इंटरसेक्शंस हैं सड़कों की जो इंटरसेक्शंस हैं वो नोड्स होंगी, और सड़कें खुद एजेस होंगी। एजेस की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मसलन उस सड़क पे कितना रश होता है, उस सड़क की कितनी लेंथ है, ये एज की प्रॉपर्टी है। तो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैफिक के नेटवर्क्स ये भी ग्राफ्स होते हैं। फॉर्मली स्पीकिंग, ग्राफ की जो डेफिनेशन है, ग्राफ के अंदर 2 सेट्स होते हैं। एक सेट होता है नोड्स का या वर्टिसेस का V, और एक सेट होता है एजेस का E। आपने ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम का सुना होगा, पढ़ी भी होगी आप लोगों ने। तो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम एक ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट होती है, जिसमें जो लोकेशंस टू बी विजिटेड हैं वो वर्टिसेस हैं, इस केस में ABCD, और उनके दरमियान विजिट करने की कॉस्ट जो है वो एजेस से रिप्रेजेंट हो रही है। A से B जाने की 20 कॉस्ट है, B से D जाने की 34 कॉस्ट है, एंड सो ऑन। सो मैनी प्रॉब्लम्स आर नेचुरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग ग्राफ्स। और अगर हमने ग्राफ्स के ऊपर न्यूरल नेटवर्क्स अप्लाई करने हैं, यानी मेरी इनपुट एक ग्राफ है और मैं चाहता हूं कि वो ग्राफ फॉर एग्जाम्पल क्लासिफाई हो जाए, पूरा ग्राफ, या ग्राफ का हर नोड क्लासिफाई हो जाए, या ग्राफ के
बीच में एजेस जो है वो प्रिडिक्ट हो जाए, या एज के बारे में मैं कुछ कह सकूं, या रिग्रेशन प्रॉब्लम हो, मसलन एज के बारे में एक नंबर आउटपुट करना हो, रियल नंबर, नोड के बारे में कुछ रिग्रेस करना हो, ठीक है, पूरे ग्राफ के बारे में रिग्रेशन करनी हो, क्लासिफिकेशन ना करनी हो। सो अगर मैंने कोई भी क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो जिसमें मेरी इनपुट अगर ग्राफ है, तो देन हाउ डू वी प्रोसीड, क्योंकि अभी तक हम वेक्टर्स पे काम करी जा रहे थे या इमेजेस पे काम कर रहे थे जो कि एरेज की शक्ल में थी। अभी तक हमने इस तरह की इनपुट्स पे काम नहीं किया था। एंड हाउ आर दीज इनपुट्स डिफरेंट फ्रॉम वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, ये देख लेते हैं। पर पहले ये एग्जांपल दे दूं, पहले भी मैंने दी कि जिस तरह दिस इज हाउ गूगल लुक्स एट यू, या दिस इज हाउ फेसबुक लुक्स एट यू, कि आप एक यूजर हैं तो आप एक नोड हैं, एक वर्टेक्स है ग्राफ के अंदर, और हर वर्टेक्स की कोई प्रॉपर्टीज होंगी, यानी हर वर्टेक्स का एक वेक्टर होगा। आप इसको ऐसे समझ लें कि हर वर्टेक्स का एक फीचर वेक्टर है। आपकी एज, आपका एजुकेशनल लेवल, आपकी इनकम, आपकी लैंग्वेज, आपका मुल्क, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका कल्चरल बैकग्राउंड एंड सो ऑन। तो ईच ऑफ अस इज रिप्रेजेंटेड एज अ फीचर वेक्टर, और इन फीचर वेक्टर्स या मुख्तलिफ वर्टिसेस के दरमियान जो कनेक्शंस हैं, ये उस ग्राफ की एजेस हैं, ठीक है। सम पीपल आर मोर स्ट्रांगली रिलेटेड and they will have strong edges between their nodes, and some are less strongly connected and some are not connected. फिर आप जब इस तरह के कनेक्शंस, अगर जब इस तरह के फीचर वेक्टर्स आपके पास हैं और कनेक्शंस आपके पास हैं, तो आप अपने ग्राफ के अंदर क्लस्टर्स फाइंड कर सकते हैं कि ये सिमिलर किस्म के लोग थे, और ये एक और ग्रुप है सिमिलर किस्म के लोगों का, और ये एक और ग्रुप है सिमिलर किस्म के लोगों का। और इस तरह की इंफॉर्मेशन की बेस पे आप फिर फ्रेंड रिकमेंडेशंस, फॉर एग्जांपल फेसबुक रिकमेंड्स फ्रेंड्स फॉर यू, ठीक है, वो इस तरह इस ग्राफ के अंदर क्लस्टर्स की बेस पे कर देते हैं। आप इस इंफॉर्मेशन की बेस पे फ्रेंड्स रिकमेंड कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन की बेस पे एड्स का डिसीजन कर सकते हैं कि किस बंदे को कौन सा ऐड दिखाना है, ठीक है। गूगल असल में है क्या? गूगल पूरे का पूरा इज जस्ट अ वेरी स्मार्ट एड प्लेसमेंट स्ट्रेटजी, कि किसको किस वक्त कौन सा ऐड दिखाना है। तो ये सब कुछ इस तरह के सोशल नेटवर्क ग्राफ्स की बेस पे हो रहा होता है। सो कमिंग बैक टू के हाउ आर ग्राफ्स एंड इमेजेस या वेक्टर्स, हाउ आर दे डिफरेंट? इमेजेस जो हैं they reside in a Euclidean space, and graphs they reside in non-Euclidean spaces. यानी इमेजेस के ऊपर आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, और ग्राफ्स के ऊपर आप यूक्लिडियन ज्योमेट्री नहीं अप्लाई कर सकते। Let me elaborate on this. Euclidean spaces, Euclidean space can be considered as a flat space, ठीक है। और ये जो हम जब भी कहते हैं कि हम एक वेक्टर के साथ काम कर रहे हैं या हम एक मैट्रिक्स के साथ काम कर रहे हैं, ये इससे इम्प्लाइड होता है कि हम यूक्लिडियन स्पेस में काम कर रहे हैं। जैसे हमने कहा ना वेक्टर, इसका मतलब है मैं यूक्लिडियन स्पेस में था, मैट्रिक्स इसका मतलब मैं यूक्लिडियन स्पेस में था। यूक्लिडियन स्पेस के अंदर इसीलिए हम इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस कहते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन कनेक्ट उनको कर रही होती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन की जो लेंथ है उसे हम कहते हैं कि ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये यूक्लिडियन स्पेस के अंदर डिस्टेंस होता है।
इस स्पेस के अंदर पैरेलल लाइंस पैरेलल ही रहती हैं। इस स्पेस के अंदर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr के बराबर होता है। इस स्पेस के अंदर ट्राइंगल का जो इंटरनल एंगल है वो 180 डिग्रीज होता है, एंड सो ऑन। बट यू कुड हैव नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अर्थ है, अर्थ का जो ग्लोब है, इसके ऊपर दो शहरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो तो अर्थ के कर्वेचर के ऊपर एक आर्क है, जो दो शहरों के बीच में डिस्टेंस है। सो the shortest distance between any 2 points in this non-Euclidean spherical space is not a straight line, ठीक है, it's not a Euclidean distance, ठीक है। इस तरह की स्पेस पे पैरेलल लाइंस पैरेलल नहीं रहती, कन्वर्ज कर जाएंगी। इस तरह की स्पेस पे ट्रायंगल्स का जो इंटरनल एंगल है वो 180 से बड़ा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लेस देन 2πr है, ठीक है। अब और ये को हम कोई मैथमेटिकल गेम्स नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे अर्थ के ऊपर एक्चुअल कंप्यूटेशन नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बेस पे होती है। एंड यू कुड हैव मेनी काइंड्स ऑफ नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस, ठीक है। ऐसी हो सकती हैं जिसके ऊपर ट्रायंगल के एंगल्स जो हैं वो लेस देन 180 उनका सम हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ग्रेटर देन 2πr हो, पैरेलल लाइंस डाइवर्ज करती हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। और ग्राफ्स आर ऑल्सो नॉन यूक्लिडियन, ठीक है। इमेजेस के अंदर जब आप कहते हैं कि एक पिक्सल और उसके साथ, या एक पिक्सल और उसके साथ वाला पिक्सल, तो वो साथ वाले पिक्सल को आप कहते हैं कि ये 1 पिक्सल दूर है, यानी आप इनमें डिस्टेंस की एक बात कर सकते हैं, स्पेशल डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा पिक्सल्स के दरमियान। लेकिन ग्राफ के अंदर जो नोड्स हैं उनका डिस्टेंस की बात करना, स्पेशल डिस्टेंस, या उनमें ऑर्डर की बात करना, लेफ्ट राइट, इमेज में तो लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वगैरह इस तरह की बातें कर सकते हैं। ग्राफ के अंदर आप ये स्पेशल ऑर्डरिंग, लेआउट, इट्स मीनिंगलेस, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी नोड आप ग्राफ का ले लें जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, मैं इक्वली उसको किसी और जगह पे ड्रॉ कर सकता और फिर भी ये वही ग्राफ रहना था। इमेजेस के अंदर हमने असल में दो प्रॉपर्टीज हैं जो एक्सप्लॉइट करते रहे हैं थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इमेजेस की ये थी कि दे हैड ट्रांसलेशनल इक्विवेरिएंस, which in simpler words it means कि एक पैटर्न जहां भी अपीयर हो रहा है इमेज के अंदर, the pattern is interesting. For example, I have a star over here, और अगर मैं इस स्टार को ट्रांसलेट कर दूं तो ये थोड़ा सा राइट पे और थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ये ट्रांसफॉर्म्ड इमेज एक आ गई है मेरे पास, या ट्रांसलेटेड इमेज आ गई है। अगर मेरे पास एक फंक्शन हो f जो किसी भी स्टार के 5 जो आउटवर्ड्स पॉइंटिंग कोने हैं वो डिटेक्ट करता है, तो ओरिजिनल इमेज में f will detect these 5 points. So ये जो रिजल्ट है, I'll call it f of the original image I, f of I. अगर मैं ट्रांसफॉर्म्ड इमेज पे f अप्लाई करूं तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ जाता है, एंड आई कॉल इट f ऑफ t ऑफ I, क्योंकि पहले मैंने ट्रांसफॉर्म किया था या ट्रांसलेट किया था और फिर मैंने फंक्शन अप्लाई किया था, तो वो 5 पॉइंट्स यहां पे आ गए मेरे पास। नाउ नोटिस कि अगर मैं पहले f अप्लाई कर देता तो ये 5 पॉइंट्स आ जाते, और इनको ट्रांसलेट कर देता बाद में तो तब भी ये वाला रिजल्ट आ जाना था, ट्रांसफॉर्म्ड रिजल्ट के कोने। और इसको हमने कहना था कि
एफ ऑफ आई मैंने पहले अप्लाई किया और जो रिजल्ट आया था उसको बाद में ट्रांसलेट कर दिया. इन बोथ केसेस आई गेट द सेम रिजल्ट. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विवेरियंस. यानी मेरा पैटर्न चाहे यहां पे अपीयर हो गया था, मैंने तब भी उसको यहां पे फाइंड कर लिया था. अगर मेरा पैटर्न ट्रांसलेटेड अपीयर हो रहा था तो मेरा जो फंक्शन था उसने उसको ट्रांसलेटेड ही शो कर दिया. ठीक है, तो माय फंक्शन एफ एग्जिबिट्स ट्रांसलेशनल इक्विवेरियंस. दूसरी प्रॉपर्टी जो इमेजेस में थी वो थी लोकल कोरिलेशन, which means that nearby pixels are more strongly correlated than pixels that are far apart. So for example, let's say मेरे पास I don't know, एक ये वाला पिक्सल है और एक उसके साथ वाला पिक्सल है. So I have this blue pixel and this red pixel. इस इमेज में you can see कि blue pixel और red pixel dark green है और दोनों dark green है. ठीक है, now ये तो एक इमेज हो गई. Let's say you have some other image, कोई भी इमेज, imagine you have some other image, उसमें भी ये जो ब्लू और रेड पिक्सल वाली लोकेशंस हैं ये सिमिलर पिक्सल्स होंगे. एंड देन यू हैव सम अदर इमेज, अगेन उसमें ये वाली जो लोकेशंस हैं ब्लू और रेड ये सिमिलर होंगे. यानी लेट्स टेक मिलियंस ऑफ इमेजेस. जनरली ये होगा कि ये जो ब्लू और रेड लोकेशन पे यानी नियर बाय पिक्सल्स हैं इनकी जो वैल्यूज हैं ये एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, ये बड़ी स्ट्रांगली कोरिलेटेड होंगी ओवर दोज मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स. वर्सेस लेकिन अगर मैं कोरिलेशन निकालता ब्लू की इस येलो वाली लोकेशन के साथ ओवर मिलियंस ऑफ इमेजेस तो ये कोरिलेशन कम आनी थी. एंड दैट्स द लोकल कोरिलेशन प्रॉपर्टी कि नियर बाय पिक्सल्स आर मोर स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद ईच अदर और दूर वाले पिक्सल्स आर लेस स्ट्रांगली कोरिलेटेड. और इसीलिए हमने इमेजेस के साथ जब डील किया तो कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की थी हमने, क्योंकि जो कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन है, कॉन्वोल्यूशन के ऑपरेशन में या इट ओबेज ट्रांसलेशनल इक्विवेरियंस कि आप कन्वॉल्व करके ट्रांसलेट कर दें या ट्रांसलेट करके कन्वॉल्व कर दें, रिजल्ट सेम आता है. और कॉन्वोल्यूशन ऑल्सो लुक्स एट लोकल पैचेस. जब आप कन्वॉल्व करते हैं तो आप एक 3x3 लोकल नेबरहुड को देखते हैं. 3x3 ऐसे नेबरहुड को तो नहीं देखते कि जिसमें एक पिक्सल एक जगह पे है, दूसरा बहुत ही दूर है, तीसरा और किसी जगह पे है, चौथा फिर दूर किसी पॉइंट पे है. कॉन्वोल्यूशन का मास्क लोकल अपने पीछे 3x3 पैच को देख रहा होता है. ठीक है, या 5x5 पैच या एनी पैच, पर वो लोकल पैच होता है. क्यों लोकल पैचेस को देखता है? क्योंकि कॉन्वोल्यूशन ये कहती है या आइडिया उसके पीछे ये है कि जब आप किसी भी जगह पे आंसर चाहते हैं तो आप उसके लोकल नेबरहुड को देखें, आप उनको देखें जो इसके साथ स्ट्रांगली लोकली कोरिलेटेड चीजें थी. वो तो इमीडिएट नेबरहुड होता है. ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन इन दोनों प्रॉपर्टीज को ओबे करता है या एक्सप्लॉइट करता है. ओके, तो इमेजेस में ये था. व्हाट अबाउट ग्राफ्स? अगर आप कहें कि जी मैंने न्यूरल नेटवर्क के अंदर अपना ग्राफ इनपुट करना है तो वन मेथड इज के जिस तरह इमेजेस के साथ शुरू में हमने देखा होगा कि अच्छा न्यूरल नेटवर्क को तो इनपुट लेयर में कोई वेक्टर्स, इनपुट लेयर में कोई नंबर्स चाहिए तो इमेज को हम वेक्टराइज कर देते हैं. ठीक है, या कुछ चीज़ें वैसे ही कुछ इनपुट्स होती वैसे वेक्टर फॉर्म में थी. अगर हम ग्राफ को भी वेक्टराइज कर दें,
यहां पे अब थिंग्स गेट एम्बिगुअस. फॉर एग्जाम्पल, ये जो ग्राफ मेरे पास इस वक्त है, इस ग्राफ को अगर मैं वेक्टराइज करूं तो मैं ये ब्लू न्यूरॉन पहले रख देता हूं, न्यूरॉन कह रहा हूं, ब्लू नोड पहले रख देता हूं, ग्रीन सेकंड, पर्पल थर्ड, एंड magenta, pink, I don't know, and this one at the end, magenta end पे. लेकिन अगर मैं सबसे पहले ब्लू को ना रखता, सबसे पहले ग्रीन को रख देता, फिर magenta आ जाता, फिर ये ब्लू आ जाता, फिर पर्पल आ जाता, ये भी तो वेक्टराइजेशन है. तो इस तरह की तो कई वेक्टराइजेशन हो सकती थी. ठीक है, दीज आर परम्यूटेशंस. ठीक है, इनफैक्ट अगर ये 4 हैं तो इस तरह की 4 फैक्टोरियल n नोड्स की n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होती हैं. तो ये 4 नोड्स हैं, मेरे पास 4 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस आ जानी थी, बहुत सारी हो सकती थी. विच वन शुड आई चूज? पहली बात. दूसरी बात ये कि इसकी जो भी ऑर्डरिंग है, मेरे नेटवर्क का जो आंसर है वो इट शुड बी इनवेरिएंट. कि मैं किसी भी ऑर्डर में अगर इनको दे देता, ये रिप्रेजेंट तो सेम ग्राफ को करते हैं, मुझे तो ग्राफ के लिए आंसर चाहिए, मुझे उसकी किसी ऑर्डरिंग के लिए तो आंसर नहीं चाहिए. विच मीन्स माई नेटवर्क हैज टू बी इनवेरिएंट. माई आउटपुट ऑफ माई नेटवर्क शुड बी इनवेरिएंट to any permutation, any ordering of the graph. ठीक है. बाय द वे, अगर हम वेक्टराइज करते हैं ग्राफ्स को तो ये नोड्स तो कैप्चर हो गए, एजेस की कोई प्रॉपर्टीज कैप्चर नहीं हुई. फॉर एग्जांपल, अगर ये मॉलिक्यूल है और इसमें ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड की एजेस की प्रॉपर्टीज तो कैप्चर नहीं हो रही इस तरह वेक्टराइजेशन में. और जिसको आप ग्राफ कहते हैं, ये ऊपर मैंने इस ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ पे ग्राफ में नोटिस करें कि फ्लिप हुए में ग्रीन इधर आ गया, ब्लू इधर आ गया. फिर ये भी वही वाला ग्राफ है और ये भी वही वाला ग्राफ है. इसे कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, कि इसकी ये सेम ग्राफ है, डिफरेंट तरीकों से ड्रॉ हुआ है. ठीक है, बट ऑल ऑफ देम आर द सेम ग्राफ. एंड सो दैट बेग्स द क्वेश्चन कि अगर ग्राफ ये सेम है और मैं ये मुख्तलिफ तरीकों से अगर इसको इनपुट करूं नेटवर्क में, नेटवर्क का आंसर शुड बी द सेम फॉर ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ग्राफ. है तो वो सेम ग्राफ. अभी तक जो हम इनपुट्स यूज करते रहे हैं वो ग्रिड्स थी. जब हम वेक्टर कहते हैं तो वेक्टर इज लाइक इस पूरी, ये तो 2 डिमेंशनल ग्रिड है. इस 2 डिमेंशनल ग्रिड की अगर मैं एक स्लाइस उठा लूं तो दैट्स अ वेक्टर. ठीक है, अगर मैं 2D एरे के तौर पे देखूं तो दैट्स अ ग्रिड, 2D ग्रिड. और तो ग्रिड्स ऐसी होती हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड, आपस में ऑर्डर्ड, नीट एंड क्लीन. ग्राफ्स ऐसे होते हैं ऑन द राइट. दे आर, आप कह सकते हैं कि इनमें भी एक ऑर्डर, एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन दे आर लेस ऑर्डर्ड एंड लेस स्ट्रक्चर्ड देन ग्रिड्स. ओके, ओके. ग्रिड्स के अंदर आप फॉर एग्जांपल कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन जब लगाते हैं, जैसे मैं कॉन्वोल्यूशन 4 नेबर्स पे लगा रहा हूं, आप 9 पे लगाते थे, लेट्स से मैं 4 पे निकाल रहा हूं. लेट्स से आई ओनली लुक एट द लेफ्ट नेबर, टॉप नेबर, राइट नेबर एंड द बॉटम नेबर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आयत, ये जो नोड है, इसका अगर मैं आंसर निकालना चाहता हूं, इस जगह पे अगर एक कन्वोल्यूशन का आंसर निकालना चाहता हूं, तो ऑल दैट आई डू इज
कि आई विल डू W1 टाइम्स XI का फर्स्ट नेबर जो कि लेफ्ट था, प्लस W2 इंटू XI सेकेंड नेबर विच वॉज द टॉप नेबर, plus W3 into XI3 plus W4 into the fourth neighbor of XI, which was the bottom pixel. तो मैं इस तरह से कर लेता. इसका मतलब मैं ग्राफ पे भी यही काम कर सकता हूँ. तो अब हम ना ग्रेजुअली ग्राफ्स की कॉम्पिटिशन्स पे मूव कर रहे हैं कि ग्राफ पे कैसे होंगे काम. ग्राफ पे भी ऐसे ही है कि अगर मैं आंसर चाहता हूँ नोड I के ऊपर, तो मैं इसी तरह कर सकता हूँ कि W1 इंटू द फर्स्ट नेबर की वैल्यू प्लस W2 इंटू सेकेंड नेबर की वैल्यू प्लस W3 इंटू थर्ड नेबर की वैल्यू प्लस W4 इंटू फोर्थ नेबर की वैल्यू. सो फार थिंग्स सीम वेरी सिमिलर कि जैसे मैं कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन ग्रिड पे लगा सकता था, उसी तरह मैं कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन ग्राफ पे लगा सकता हूँ. लेकिन एक फर्क हो गया यहां पे, जिसको मैं 1 2 ग्रिड में जिसको 1 2 3 4 कह रहा हूं, इनके साथ एक ऑर्डरिंग जुड़ी हुई है. इनके साथ लेफ्ट टॉप राइट बॉटम ये ऑर्डरिंग जुड़ी हुई है. ग्राफ्स के साथ या ग्राफ्स के साथ ऐसी कोई ऑर्डरिंग नहीं. सो फॉर एग्जांपल मैं अगर इस ग्राफ को, जिनको 1 2 3 4 कह रहा हूं, अगर मैं इनको 3 4 क्या था 1 2 3 4, अगर मैं इनको 3 4 2 1 कह देता, यानी आई रीऑर्डर, आई रीनेम देम, आई स्वैप देम, तो इनफैक्ट हाँ, अगर मैं इनको रीऑर्डर कर दूं, इट्स स्टिल द सेम ग्राफ. ठीक है. 1 का मतलब ये नहीं था कि मैं लेफ्ट पे हूं, 2 का मतलब ये नहीं था कि मैं टॉप पे हूं, 3 का मतलब ये नहीं था कि मैं राइट पे हूं. इनफैक्ट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, these concepts are meaningless for this graph. In a graph all I care about is कि ये मेरे नेबर्स हैं, किस तरह के नेबर्स हैं, इन पे स्ट्रक्चर कैसा है, लेफ्ट राइट क्या है, ऑर्डरिंग कैसी है. That's irrelevant for graphs. ठीक है, ऑर्डर इज इररेलेवेंट. ठीक है. इस चीज को कहते हैं इंडक्टिव बायस. इंडक्टिव बायस एक ऐसी चीज होती है कि आपका मशीन लर्निंग का मॉडल जब इनपुट से अनसीन इनपुट जब आप उसको देते हैं और वो उसमें से आउटपुट प्रोड्यूस करता है, तो वो कुछ एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट अजम्पशंस होती हैं जिनकी बेस पे काम कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप इमेजेस के साथ काम कर रहे थे और आप इमेजेस के अंदर कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन लगाते थे, फॉर एग्जाम्पल इन सीएनएन्स कॉन्वोल्यूशन पे बेस्ड थे. कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन में ये जो ऑर्डर था ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये सारे ऑर्डर्स इम्प्लाइड थे. जैसे ही आपकी इनपुट में अगर ये ऑर्डरिंग खत्म हो गई है, ये ऑर्डरिंग नो लॉन्गर होल्ड्स, तो वो सीएनएन का कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन मीनिंग अपना खो बैठेगा, मीनिंगलेस हो जाएगा. तो ये वो इंडक्टिव बायस है कि एक आप में आपके जो मशीन लर्निंग का मॉडल था उसने ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इसकी इंपॉर्टेंस किसी तरह लर्न कर ली थी, इसकी बेस पे चल रहा था. ग्राफ्स की डोमेन फर्क है, उसमें इस ऑर्डरिंग का फायदा कोई नहीं है. ठीक है. तो जहां ग्रिड्स पे ट्रेन हुए हुए मशीन लर्निंग के मॉडल्स का अपना इंडक्टिव बायस है, ग्राफ्स के ऊपर ट्रेन हुए हुए मशीन लर्निंग के मॉडल्स का अपना फर्क इंडक्टिव बायस होगा. एक और फर्क, जब आप ग्रिड पे काम करते थे तो आप ith नोड से जब jth नोड पे आते हैं, तो jth नोड पे भी जब आप नेबर्स को देखते थे तो वो उसी तरह 4 नेबर्स थे, उसी तरह लेफ्ट राइट टॉप बॉटम था, और उन नेबर्स को भी आप उन्हीं वेट्स के साथ देखते थे, यानी कॉन्वोल्यूशन में शेयर्ड वेट्स थे. ठीक है.
जब आप ग्राफ पे आते हैं और आप नोड आई की बजाय नोड जे को देखते हैं, यहाँ यू कैन सी के जो नंबर ऑफ नेबर्स है वो ही वेरिएबल है। किसी नोड के 4 नेबर्स हैं, किसी नोड के 3 नेबर हैं, किसी नोड का कोई नेबर नहीं होगा, किसी नोड के 1000 नेबर्स होंगे एंड सो ऑन। सो चूंकि नंबर ऑफ नेबर्स ही फर्क है, सॉरी, तो आप शेयर्ड वेट्स की बात भी नहीं कर सकते। ग्रिड के ऊपर तो आप हर जगह पे सेम 4 वेट्स अप्लाई कर सकते थे, कन्वॉल्व कर दिया। ग्राफ के ऊपर तो हर नोड के नेबर्स की क्वांटिटी फर्क है, तो वेट्स भी फर्क होंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ थिंग्स चेंज व्हेन यू आर डीलिंग विद ग्राफ्स। ठीक है, सो हाउ डू यू लर्न ऑन ग्राफ्स? सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अ ग्राफ जिसमें नोड्स तो हैं, वर्टिसेस हैं, एजेस नहीं है। ठीक है, सो देयर आर नोड्स बट दे आर no node is connected to any other node. It's a graph without edges. इसको आप ऐसे समझ लें कि एक सेट है मेरे पास, सिर्फ एक सेट है V, ठीक है, कोई एजेस नहीं, और उस सेट V में n नोड्स हैं। हर नोड का जो फीचर वेक्टर है, जिस तरह दिखाया था ना सोशल नेटवर्क में, एक आपका एक फीचर वेक्टर बनता है, कई फीचर्स आपके रिकॉर्डेड हैं, इस ग्राफ में भी हर नोड xi, उसको मैं कह रहा हूं, उसके लिए एक फीचर वेक्टर मेरे पास मौजूद है, k डिमेंशनल एक फीचर वेक्टर मौजूद है हर नोड का। अगर मैं इन सारे नोड्स के फीचर वेक्टर्स को ऊपर नीचे स्टैक कर दूं, यानी पहले नोड का फीचर वेक्टर x1, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर वैसे ही कॉलम वेक्टर होता है बाय डेफिनेशन, तो मैं उसको ट्रांसपोज करता हूं ताकि वो इस तरह लेटा हुआ रो वेक्टर बन जाए। तो मैं x1 ट्रांसपोज को ऊपर रखता हूं, अगले नोड के फीचर वेक्टर को इस तरह सेकंड रो में रखता हूं, थर्ड रो का फीचर वेक्टर थर्ड रो में रखता हूं, थर्ड नोड का, एंड सो ऑन। तो मेरे पास n रोज आ जाएंगी, हर रो में k नंबर्स होंगे, n बाय k का ये एक फीचर्स का मैट्रिक्स बन जाएगा, और इसको कहते हैं नोड फीचर मैट्रिक्स। ठीक है, जब आप इस तरह से स्टैक करते हैं ना फीचर वेक्टर्स को, तो ये जिसको भी आपने सबसे ऊपर रखा है वो पहला नोड है, जिस फीचर वेक्टर को आपने सेकंड रो में रखा है ये दूसरा नोड है। यानी दिस प्रोसेस ऑफ स्टैकिंग मीन्स कि आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। हम तो कह रहे थे कि ग्राफ्स में ऑर्डर इररेलेवेंट होता है, लेकिन देखिए हमने किसी तरह तो रिप्रेजेंट करने हैं ना फीचर्स, कोई ना कोई तो पहली रो में आएगा, कोई ना कोई सेकंड रो में आएगा, जिसको भी आपने पहली रो में रखा है ये आपका पहला नोड हो गया। तो ये बाय स्टैकिंग इट इन एनी फॉर्म आपने अपने ग्राफ पे या अपने सेट पे एक ऑर्डर इंप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन आपके जो न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट है, क्योंकि आपका सेट असल में तो अनऑर्डर्ड है, तो आपके न्यूरल नेटवर्क की जो आउटपुट है, जैसा कि मैंने पहले कहा, इट शुड बी इनवेरिएंट टू एनी परम्यूटेशन ऑफ दीज नोड्स। कि अगर मैं दूसरे वाले को, जिसको मैं यहां पे सेकंड रो में लिखा है, अगर इसको पहली रो में प्लेस कर देता, और जो पहले यहां पे लिखा है इसको अगर मैं 10वीं रो में प्लेस कर देता, है तो ये अभी भी वही नोड्स ना, हैं तो ये वही, उन्हीं नोड्स के वही फीचर्स हैं, बस ऑर्डर चेंज कर दिया। आपके न्यूरल नेटवर्क का जो आउटपुट है, इट शुड बी इनवेरिएंट टू द ऑर्डरिंग्स और टू द परम्यूटेशंस। और जिसको परम्यूटेशन कहते हैं, आप इसको इस तरह से देख लें कि लेट्स डील विद परम्यूटेशन मैट्रिसेस। परम्यूटेशन मैट्रिक्स इस तरह की चीज है कि ये मेरे पास नोड फीचर मैट्रिक्स था x, और मेरे पास एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स अब मैं बनाने लगा हूं। वो करेगा क्या? यहां पे मैंने उसके सबस्क्रिप्ट में लिख दिया 3,1,2, विच मीन्स ये एक ऐसा परम्यूटेशन ऑपरेशन अप्लाई होने लगा है जो x में जो
थर्ड रो में चीज पड़ी थी उसको फर्स्ट रो में ले आएगा, जो सेकंड रो में चीज पड़ी थी उसको सॉरी जो थर्ड रो में पड़ी थी उसको फर्स्ट रो में ले जाएगा, जो फर्स्ट रो में पड़ा था उसको सेकंड रो में ले आएगा, और जो सेकंड रो में पड़ा था वो एंड पे थर्ड रो में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह का परम्यूटेशन मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, जिसकी फर्स्ट रो में लिखा हुआ है 0 0 1, सेकंड रो में 1 0 0, थर्ड रो में 0 1 0। अगर आप ये वाला परम्यूटेशन मैट्रिक्स अपने नोड फीचर मैट्रिक्स X इसको अगर आप अप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल बी कि ये जो X1 ट्रांसपोज, ये जो पहली रो में लिखा हुआ है, दिस विल मूव टू द थर्ड रो। वेट मैं उल्टा कहा। व्हाट विल हैपन इज, ये यहां पे 0 0 1 लिखा हुआ है, इससे ये होगा, पहली रो से 0 0 1 से ये होगा कि जो थर्ड रो में चीज पड़ी है वो फर्स्ट रो में आ जाएगी। इस 1 0 0 से ये होगा कि जो फर्स्ट रो में चीज पड़ी है वो सेकंड रो में आ जाएगी, और इस 0 1 0 से ये होगा कि जो सेकंड रो में चीज पड़ी है, क्योंकि 1 यहां पे सेकंड रो में आया है, सेकंड रो में जो चीज पड़ी है वो थर्ड रो में आ जाएगी, क्योंकि ये रिजल्ट थर्ड रो के लिए बनने लगा। सो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, आप खुद इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, और आसान एग्जांपल पे कर लेते हैं। मेरे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है, A B C D। ठीक है, और आप इसको एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी हर रो में सिर्फ एक 1 होता है और हर कॉलम में भी सिर्फ एक 1 होता है। ऐसे मैट्रिक्स को परम्यूटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। हर रो में एक 1, हर कॉलम में भी एक 1। ऐसा भी नहीं कि कोई 1 ना हो, हर कॉलम में 1 and only 1 होगा, और हर रो में भी 1 and only 1 होगा। तो हम एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स यहां बना लेते हैं, 0 1 और 1 0। ये आप इसको देख लीजिएगा ये क्या करता है। जो हमने डिस्कशन की है उसके मुताबिक होना ही चाहिए कि ये सेकंड रो को पहली रो बना देगा और फर्स्ट रो को सेकंड रो बना देगा, इनको स्वैप कर देगा ये। ठीक, तो इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। और अगर हम ये परम्यूटेशन मैट्रिसेस की जुबान अगर बोलने लग गए हैं, तो परम्यूटेशन इन वेरिएंस का जो आइडिया है वो ये है कि आपका जो नोड फीचर मैट्रिक्स था इनपुट में, कि मेरे ये फीचर्स थे नोड्स के, उनके ऊपर मैंने एक फंक्शन अप्लाई किया। लेट्स से मैंने अपने पूरे सेट को क्लासिफाई कर दिया कि ये पूरा सेट किस क्लास का सेट है, पूरे सेट के बारे में मैंने कुछ कह दिया। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो आंसर है इस सेट के बारे में, इट शुड बी इनवेरिएंट ऑफ कि मेरे नोड्स की कौन सी परम्यूटेशन एंटर हुई थी, तो एक परम्यूटेशन इनवेरिएंस वाला फंक्शन ऐसा होगा कि अगर मैं किसी एक ऑर्डर में आपको इनपुट्स दे दिए और मैंने उन पे आंसर निकाल लिया, वर्सेस मैंने अपनी इनपुट्स को परम्यूट करके दे दिया, रीऑर्डर करके, और अब आंसर निकाला है, दे शुड बी द सेम। ठीक है, जब आपका ऐसा फंक्शन f आपके पास आ जाएगा कि जो ओरिजिनल x या x की किसी भी परम्यूटेशन पे सेम आंसर देता है, तब मैं f को कहूंगा कि मेरा फंक्शन f इज परम्यूटेशन इनवेरिएंट। इट डजेंट मैटर कि आप किस ऑर्डर में दे रहे हैं। ठीक है, तो आई वांट कि मेरे, अगर f एक न्यूरल नेटवर्क है, आई वुड वांट कि मेरा न्यूरल नेटवर्क जब ग्राफ्स के नोड्स पे अप्लाई हो तो वो सेम आंसर दे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने किस ऑर्डर में ग्राफ इनपुट किया था। लेकिन अभी तो मैं ग्राफ्स की बात कर रहा था जिनमें एजेस कोई नहीं है। ठीक है,
एक एग्जांपल देख लेते हैं, और अभी मैं उसी पे हूं, मैं अभी सेट की बात ही कर रहा हूं, यानी नो एजेस, ठीक है। परम्यूटेशन इनवेरिएंट मॉडल देख लेते हैं सेट के ऊपर। अब मेरे साथ रहिएगा, इसको लेट्स ब्रेक दिस इक्वेशन डाउन। आपने मुझे नोड्स दे दिए और हर नोड के फीचर्स भी दे दिए, मेरे पास नोड फीचर मैट्रिक्स आ गया। अब मैं करने क्या लगा हूं, मैं हर आयत नोड पे गया और उसका फीचर वेक्टर उठाया xi। उस xi के ऊपर मैंने एक फंक्शन अप्लाई कर दिया psi ऑफ xi। आप इसको इस तरह से देख लें कि मैंने xi एक वेक्टर था, मैंने उसको किसी कुछ लेयर्स में से गुजार दिया। पहली लेयर और उसके वेट्स एंड सो ऑन, फुली कनेक्टेड है, कॉन्वोल्यूशन है, जो भी है, पर और फिर और लेयर्स में से गुजार दिया, और फिर और लेयर्स में से गुजार दिया। और यहां पे उसका जो आंसर आया है, ये जो भी आउटपुट यहां पे आई है इस लेयर के बाद, उसको मैं कह रहा हूं कि ये psi ऑफ xi है। यानी मैंने xi को किसी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में से गुजार दिया, किसी न्यूरल नेटवर्क में से गुजार दिया, या किसी न्यूरल नेटवर्क की कुछ लेयर्स में से गुजार दिया। यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं। इसको मैं psi ऑफ xi कह सकता हूं कि मेरा xi एक वेक्टर था, फीचर वेक्टर, और मैंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया एक न्यूरल नेटवर्क में से गुजारने के बाद। वो जो भी ट्रांसफॉर्म रिजल्ट है वो psi ऑफ xi कह रहा हूं। आप लोग मेरे साथ हैं? जी सर। ओके, ग्रेट। इसका मतलब है कि ये जिसको मैं psi कह रहा हूं, ये एक लर्नेबल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक लर्नेबल फंक्शन मैं कह सकता हूं कि ये कोई मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है, ठीक है। फाइन। तो अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं अपने हर नोड को, उसका जो फीचर वेक्टर है, उसको मैं सेम एमएलपी में से गुजार रहा हूं। सारे नोड्स अब पहले अगर x वाली स्पेस में थे, सारे नोड्स अब psi वाली स्पेस में आ गए। सो आई बेसिकली हैव psi1, psi2, psi3, psi4, इस तरह के मेरे पास ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर्स आ जाएंगे। उन वेक्टर्स का मैं सम कर रहा हूं, यानी मेरे सेट V में जितने भी नोड्स थे, सारों को बारी बारी मैंने नेटवर्क में से गुजारा, ट्रांसफॉर्म हो गए, psi ऑफ xi बन गए। उन वेक्टर्स का मैंने सम ले लिया। ये जब मैं सम करूंगा तो एक वेक्टर नहीं आ जाएगा। पहले तो n नोड्स थे, अब मेरे पास सिर्फ एक वेक्टर आ जाएगा, वन वेक्टर इन, allow me to say psi space। पहले psi स्पेस में n वेक्टर्स आ गए थे, अब मैंने उनको सम कर दिया है, psi स्पेस में एक वेक्टर आ गया। फाइनली उस एक वेक्टर के ऊपर मैं कोई फंक्शन अप्लाई कर देता हूं phi, और वो phi जो फंक्शन है वो भी लर्नेबल एक फंक्शन है, वो भी आप मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में एक और लेयर समझ लें, ठीक है। या एक अलग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कहते हैं उसको, हाँ, उसको एक अलग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। सर फीचर का तो साइज स्पेस में होना जरूरी नहीं था, इसी तरह से मतलब दोनों स्पेसेस सेम होना जरूरी नहीं है। दोनों स्पेसेस सेम नहीं है एक्चुअली।
फॉर एग्जाम्पल साइज स्पेस हो सकता है एक नंबर पे मैप, सॉरी ये जो फाई स्पेस है हो सकता है ये किसी एक नंबर पे मैप हो रही हो सकता है ये 10 नंबर्स पे मैप हो रही हो, और फाई से जो आउटपुट निकल रही है, अगर लेट्स से ये आई डोंट नो एम डिमेंशनल है, हो सकता है ये जो वेक्टर प्रोड्यूस करता है वो एम डिमेंशनल हो सकता है जो साइज स्पेस वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है ये आई डोंट नो के तो वो था एल 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 डिमेंशनल हो। क्या आपका यही कमेंट है, यही सवाल है? नहीं, अभी फाइव तक तो शायद बात नहीं पहुंची थी, एक्स आई की स्पेस की बात हो रही थी और साई की। ठीक है, एक्स आई मेरे नोड्स के फीचर्स थे जो के डिमेंशनल वेक्टर्स थे। मैं चाहता तो मैं इसी स्पेस में काम करता रहता, लेकिन हमने न्यूरल नेटवर्क्स में देखा है कि यूजुअली न्यूरल नेटवर्क्स लर्नेबल एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और वो आपको ओरिजिनल इनपुट स्पेस से कई दफ़ा बेहतर स्पेस में ले जाते हैं जहाँ पे फैसले करने आसान हो जाते हैं। तो हमने बस फ़िलहाल ये किया कि हम एक मैपिंग लर्न कर लेते हैं, यानी इस MLP के वेट्स लर्न करते हैं और हर XI को हम साई स्पेस में ले जाते हैं। मैं उसको साई आई वेक्टर कह देता हूँ, और उसकी डिमेंशनैलिटी के होना ज़रूरी नहीं है, लेट्स कॉल इट एल। एल हो सकता है के बराबर हो, मर्जी है। तो फिलहाल तो ये हुआ। आपका कमेंट क्या है? मैं इसमें आपका सवाल समझा नहीं सही। नहीं, बस यही था, ख्याल था आपने ये दरमियान में मुझे लगा कि आपने यह कहा है कि एक्स आई की स्पेस भी साइज स्पेस है और नहीं नहीं नहीं, हाँ उसके बाद साइज स्पेस में एक वेक्टर बन गया, पहले हमारे पास ज्यादा नहीं, वो साई स्पेस में एक वेक्टर नहीं बना, साई स्पेस में अभी भी हर एक्स आई का अपना साई आई बना होगा। जब मैंने ये सम किया है ना, सम करने के बाद इसने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, और उस एक वेक्टर को मैंने फाइनली ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू जितने भी मुझे आउटपुट का साइज चाहिए था। एक नंबर चाहिए तो M1 होगा, 2 नंबर चाहिए तो M2 होगा, एंड सो ऑन। और इससे मेरे पास ग्राफ के ऊपर जो नेटवर्क आउटपुट बननी थी ना, ग्राफ की आउटपुट, उसको मैं f of x कह रहा हूं। अगर ग्राफ की आउटपुट m डिमेंशनल थी तो ये फाई एक m डिमेंशनल वेक्टर प्रोड्यूस करता होगा। डॉक्टर नजर, ये जो जी आपके पास एक वेक्टर आ गया है, इसकी क्या डायमेंशन होगी? मुझे ये नहीं समझ में आ रही है हम करेंगे तमाम वेक्टर के जो फीचर की वैल्यूज हैं उनको समझिए। जी जी ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ। लेट्स कंसिडर एक्स आई पे डू यू गाइज एग्री कि इसको मैं किसी मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में से गुजारूं तो उसमें आखिरी लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स होंगे साई ऑफ एक्स आई उतने उसका साइज हो जाएगा, एक वेक्टर होगा साई। डू यू एग्री? जी ठीक है, एग्जैक्टली। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं x1 को लिया, मैं अपना ग्राफ बना भी देता हूं कि मेरे पास नोड्स थे, लेट्स से 3 नोड्स थे, और मैं सेट की बात कर रहा हूं, मेरे ग्राफ में एजेस कोई नहीं थी, तो मेरे पास 3 थे, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, हर एक का एक फीचर वेक्टर था। इस नोड का फीचर वेक्टर था x1, अगले का x2, अगले का x3। मैंने हर एक को MLP में से गुजारा, ये वेक्टर आ गया साई 1, साई 2, साई 3। अपने अपने साइज होते होंगे, एक्स स्पेस का अपना साइज है, साई स्पेस का अपना साइज है। अब मैंने इन 3 वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म वेक्टर्स, इनको मैंने अब सम कर दिया है, तो मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा इनका सम। डू यू एग्री? एलिमेंट वाइज सम कर दिया। तो पहले भी अगर L नंबर से, हर वेक्टर में L नंबर्स थे, तो अब मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा L नंबर्स का। जी मैमीशा, डू यू एग्री? जी डॉक्टर। ओके,
तो ये तो रिजॉल्व हो गया कि मेरे पास इस सम के बाद एक वेक्टर आ गया। अब मैंने क्या किया है कि वो जो भी वेक्टर आया था, लेट्स कॉल दैट वेक्टर, क्या कहूं उसे, लेट्स कॉल इट वेक्टर ए। जब मैं इनको सम कर लेता हूं या इनको कंबाइन कर लेता हूं, तो जो भी रिजल्ट आया, लेट्स कॉल इट वेक्टर ए। अब मैंने सिर्फ ये किया है, उस वेक्टर ए को मैंने मैप कर दिया है। अगेन उस ए को मैंने एक नए न्यूरल नेटवर्क में से गुजारा है। उस न्यूरल नेटवर्क में हो सकता है बहुत सारी लेयर्स होती हों, हो सकता है वो एक ही लेयर थी, जो भी है, मैं उसको एक एमएलपी कह रहा हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है और लर्न कर सकता हूँ उसके वेट्स, और उसकी बेस पे ए वाला वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो जाता है फाई स्पेस में। फाई स्पेस जो है ये हो सकता है एक नंबर हो सकता है दो नंबर हो, तीन नंबर हो, जब एम नंबर्स हैं। ये पूरे का पूरा ऑपरेशन जो है ना ग्राफ के ऊपर, पूरा ऑपरेशन, ये फंक्शन एफ था। ठीक है, ये कुछ क्लियर हुई ये चीज कि नहीं? जी सर। जी मैम ईशा, कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं? ये जो हमारे पास जितने भी वैल्यूज आई थी, जी वेक्टर्स, ये सारे हमने कंबाइन करके एक आरएन वेक्टर बना लिया था, जिसको हमने दोबारा से मल्टीलेयर पर शिफ्ट में से गुजारा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये दो बड़े की स्टेप्स हैं। बिल्कुल आपने जो कहा है ऐसा ही हुआ कि पहले ट्रांसफॉर्म किए, ट्रांसफॉर्म करने के बाद इनको कंबाइन किया है। इस कंबाइन ऑपरेशन को हम, ये जो कंबाइन किया है ना सम के थ्रू, इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन। हमने एग्रीगेट किया है अपने सारे वेक्टर्स को, एग्रीगेट किया है यूजिंग अ सम, कंबाइन किया। और ये पहला स्टेप एग्रीगेशन का था, और अगला स्टेप ये जो एमएलपी में से गुजारा है, ये अगला स्टेप, इसको अपडेट का स्टेप कहते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको अभी अपडेट का स्टेप नहीं कहते। हाँ, लेट्स नॉट कॉल दिस एन अपडेट स्टेप राइट नाउ, बाद में देखते हैं। पर ये एग्रीगेशन का स्टेप देख ले है यहाँ पे। ओके, तो नोटिस कि ये जो हमने समेशन की थी, ये समेशन है जो मेरे नेटवर्क की आउटपुट, फाइनल आउटपुट एफ ऑफ एक्स, मैं क्लेम ये करने लगा हूं कि मेरे नेटवर्क की आउटपुट एफ ऑफ एक्स, जो कि मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा और इस प्रोसीजर से निकालूंगा कि एक एमएलपी में से गुजारा, साय बनाए, साइज को सम किया और फिर फाई निकाला एक और एमएलपी में से गुजार के, इससे जो एफ ऑफ एक्स निकलता है, ये परम्यूटेशन इनवेरिएंट है। ये मेरा क्लेम सही है कि गलत है क्लेम? कौन मुझे समझा सकता है कि हाँ मैंने परम्यूटेशन इनवेरिएंस अचीव कर ली है? सही है सर। क्यों? क्योंकि किसी मतलब एक ही साई इज द सेम फॉर एवरी एक्स आई, और जो वैल्यूज आएंगी उनको हम सम कर रहे हैं, तो किसी भी ऑर्डर में सम करें, हाँ, द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, द एग्जैक्टली सेम वेक्टर। या साई 1 फर्क है, वैसे साई 2 फर्क है, साई 3 फर्क है, लेकिन ये जो सम है, सम इज व्हाट इंड्यूसेस परम्यूटेशन इनवेरिएंस। क्योंकि सम आप a प्लस बी प्लस सी करके कर लें या b प्लस a प्लस सी कर लें, यानी आपने जिसको पहले x1 कहा था आप किसी और को x1 कह दें, अपने जो x है उसको परम्यूट करके भेज दें। टेक्निकल टर्म्स में लिखते हैं, अब तो हमने ये टेक्निकल टर्म सीख लिए हैं। अगर मैं f ऑफ px करके भेजता चीजों को, यानी x की जो ऑर्डरिंग है मैं चेंज कर दी होती, तो क्या मेरा आंसर एफ ऑफ एक्स के बराबर निकलना था? ये मेरा आप लोगों से सवाल है।
इमेजिन कि मैंने x की ऑर्डरिंग चेंज कर दी थी, तो जिसको पहले ये सम के अंदर ऑर्डर ही चेंज हुआ है ना, हर साई ऑफ एक्स आई। डू यू एग्री? सर ये ठीक है, आप यहाँ तक तो ठीक बात है, लेकिन एक सवाल जो जहन में और आ रहा है, जहाँ से ये सारा क्लेम बिल्ड किया, वो एक आध स्लाइड पीछे गार्डन है, एक और पीछे चल रहे हैं, एक और चलता जब यहाँ पर Okay. यहाँ पर Okay. देखिए, यहाँ से यदि बात सारी शुरू की थी, इधर भी वेटेड सम, मैं पहले ये जो ग्रिड ग्राफ है उसकी बात कर रहा हूँ, वेटेड सम वहाँ पर भी लिया आपने, और इस तरफ भी जो ग्राफ है जनरल ग्राफ, उसमें भी वेटेड सम लिया आपने, और ये भी सम ही है, और ये कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक किसी भी ऑर्डर में आप इनको कर सकते हैं, आंसर वही आना था दोनों। ठीक है, तो अब भी वही चीज आपके पास मौजूद है, ये सिर्फ यानी इस बात की मुझे अभी तक समझ इस तरह से नहीं आई, क्योंकि वो तो हमारी जो आपने कहा कि इम्प्लिसिट होती है होगी ऑर्डरिंग, शायद मॉडल जो है वो ऑर्डर। आपकी आवाज कट गई, सॉरी आपकी आवाज। तो अब भी या कह लें कि ये तो मॉडल पे डिपेंड कर रहा है कि इग्नोर करेगा या नहीं, बस अब बात यही थी कि ये भी समेशन होनी है, यहाँ भी समेशन ही की गई है। नहीं, हाँ देखिए, ये सब ऑर्डर अभी तक तो हमें ये नहीं पता था, हाँ, क्योंकि यहाँ पे समेशन से मैं चीजें निकाल रहा था, लेकिन अगर मैं पूरे ग्राफ के बारे में बात कहूँ, यहाँ तो एक नोड की बात हो रही थी ना, आई की बात, अगर मैं पूरे ग्राफ की बात करूं और मैं पूरे ग्राफ को लेट्स से क्लासिफाई कर रहा था, तो मैं चाहूंगा कि मैं जब ग्राफ को क्लासिफाई करता हूं तो मैं नोड्स को इस तरह 1 3 4 2 कह दूं या इनको 1 2 3 4 कह दूं, इससे फर्क ना पड़े, मैं बस ये चाह रहा हूं। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज हमने नई की नहीं है जिससे ये इग्नोर होता हो, स्वाय इसके कि हमने जो नोड है उसको एक, यानी मैं कहता हूँ कि फीचर वेक्टर जो था, या कह लें फीचर लर्न, कुछ एक नया वेक्टर लर्न करेगा, बस इसके अलावा कोई नई चीज नहीं है इसमें ऐसी। कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल। मैंने अभी तक जो चीजें पढ़ाई हैं, जी मैं लेता हूँ, मैंने अभी तक जो चीजें पढ़ाई हैं, मैंने कुछ भी नया नहीं किया, सब कुछ पुराना है। यानी आप बस एक्स आई आए थे, आपने एमएलपी में से गुजार दिया, ये तो पहले चंद लेक्चर्स में हमने सीख लिया था, न्यूरल नेटवर्क में से गुजार दें, हर एक को बारी बारी गुजार दिया, उसके बाद सम कर दिया है और फिर से किसी एक न्यूरल नेटवर्क में से गुजार दिया है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इतना सिंपल सा जो प्रोसीजर है, ये परम्यूटेशन इनवेरियंस अचीव करता है। तो जो मैं क्लेम हम कर रहे थे कि ग्राफ्स में हमें डर है कि ऑर्डर चेंज होके अगर आ जाए इनपुट तो तब क्या करेंगे, वो इस केस में फिलहाल वो डर हमारा ख़त्म हो गया कि ऑर्डर चेंज हो जाए। मैं तो सम ही कर रहा हूँ, और सम में तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परम्यूट करके दे दें मुझे इनपुट्स, आई विल स्टिल गिव यू द सेम आंसर। तो आई हैव परम्यूटेशन वेरिएंस। जी आपका एक सवाल था। जी डॉक्टर नजर, जो भी आपने पिछली स्लाइड की थी उसमें आपने हर नोड ये वाला, जी जी, इसमें जो ग्राफ है इसमें हर नोड मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेट से और फिर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोड के फीचर्स को तो मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, यानी ये ग्राफ क्या सारे फीचर्स रिप्रेजेंट कर रहा है? फीचर समझे, मे बी आई शुड हैव, इधर मुझे फीचर वेक्टर पूरा क्योंकि बोल्ड ये में चीज लिखा है। कंफ्यूज हो रही है उस आगे वाली स्लाइड से जो आपने अभी दिखाई थी, जिस पर अभी काम कर रहे थे, ये चीज मुझे उससे कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पे जो XI है ये वो एक नोड है या उसके फीचर है, जैसे आपने जो ऊपर MLP की लेयर बनाई हुई है जिसमें XI जा रहा है, इसमें मतलब XI है का नोड, और वो नोड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुड क्वेश्चन, ये कंफ्यूजन दूर करने में बड़ी जरूरी है। XI नोड नहीं है, I नोड है। तो जब मैंने यहाँ पे कहा यहाँ पे कि मेरे पास ग्राफ में 3 नोड्स हैं, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, पर हर नोड की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक फीचर वेक्टर है।
तो फर्स्ट नोड का जो फीचर वेक्टर है वो x1 है, और वो एक वेक्टर होगा k डिमेंशनल स्पेस में, k नंबर्स हैं उसके अंदर। सेकंड नोड का एक फीचर वेक्टर, सेकंड नोड को डिस्क्राइब करने के लिए जो नंबर्स हैं मेरे पास, वो एक k डिमेंशनल वेक्टर है। थर्ड नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक वेक्टर है x3 एंड सो ऑन। और इनके नाम को तो मैं 1 2 3 कह सकता हूं, पर मुझे इनके नाम से क्या, मैं 1 2 3 की बजाय इनको ABC कह देता, कोई भी। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि ये नोड रिप्रेजेंट किसे करता है, ये नोड इन के नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसकी ये इस तरह की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है। तो मेरी बातों से अक्सर लगेगा कि जैसे नोड ही xi है, और मैं इनफैक्ट शायद ये टर्म यूज की होगी नोड xi, लेकिन व्हाट आई रियली मीन इज के ith नोड के जो रिप्रेजेंट करने वाले नंबर्स हैं वो फीचर्स वो xi है, और मैं उस रिप्रेजेंटेशन को, मेरे जो नोड्स के सिग्नल्स हैं या रिप्रेजेंटेशंस हैं, उनको मैं पहले साइ स्पेस में लेके जाता हूँ, एग्रीगेट करता हूँ, और फिर इस एग्रीगेटेड रिजल्ट को फाइ स्पेस में ले जाता हूँ, और ये मेरा रिजल्ट है न्यूरल नेटवर्क का ओवरऑल। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? क्या साइज वन, मतलब हो सकता है एक नोड के अंदर एक ही फीचर हो, तो एक करके हमारे नहीं, फिलहाल मैं ये अलाउ नहीं कर रहा। क्यों अलाउ नहीं कर रहा? क्योंकि जब यहां मैंने कहा ना कि जो मेरी assumptions थी कि let xi be a k dimensional vector representing the features of node i, तो मैं कह रहा हूं कि मेरा हर नोड सेम स्पेस में, सेम डिमेंशनल स्पेस में एक फीचर वेक्टर बना हुआ है। और अगर आप मुझे कहती हैं कि नहीं जी नोड 2 के तो मेरे पास सिर्फ 2 फीचर आए हैं, मैं जबरदस्ती बाकी फीचर्स की जगह 0 डाल दूंगा और मैं उसको k डिमेंशनल बना दूंगा बिफोर आई प्लेस इट इन कैपिटल X। ठीक है, तो यू कैन कॉल दिस माई इंडक्टिव बायस। तो ये चीज उसकी आपकी आवाज कट गई, आप दोबारा बताइएगा। मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी, वो जो पिछली स्लाइड पर जो हमने लिखा हुआ था ग्राफ के साथ वेट मल्टीप्लाई हो रहे थे, जो अगर आप उस पर दोबारा ओके स्लाइड पे यहाँ पे जो वेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बेसिकली ये फीचर्स हैं जिनके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये एक नहीं यानी ये असल में इस वक्त मैं शायद 1D में ही रह रहा था, मैं इस जनरल बात नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हमने जनरल इसको करना है तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये वेक्टर है फिर, और ये भी वेक्टर है फिर, और अगर इफ यू बीइंग टेक्निकल तो ये सारे वेक्टर्स थे फिर, और ये रिजल्ट भी वेक्टर आया है, और ये रिजल्ट भी वेक्टर आया है। यानी पॉइंट इज कि जब मैं ith जगह पे आंसर लेके आना चाह रहा हूं तो मैंने नेबर्स को देखना है। नेबर्स पे हो सकता है सिंगल नंबर्स पड़े हो सकता है वेक्टर्स पड़े हो सकता है मैट्रिसेस पड़े हों। यानी किसी भी नोड को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं, किसी एक नंबर से, किसी वेक्टर से, या किसी मैट्रिक्स से, या किसी टेंजर से, आई डोंट केयर, जैसे भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं किसी नोड को। यहां जब मैं xi1 कहता हूं, मैं कह रहा हूं द फर्स्ट नेबर ऑफ i, वो जैसे भी रिप्रेजेंट हुआ है। And this one here is the fourth neighbor of I. So does this clear things up or does this confuse you even more? ये लग रहा है कि ज्यादा I got it. I understand this. Okay,
ग्रेट। बस वो थोड़ा सा डायमेंशनलिटी की वजह से। जी 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 जी। बस लॉजिकली सर अभी वो चीजें क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि जो चीज हम लेने जा रहे हैं अभी तक लग रहा है कि वो अभी मिली नहीं है हमें। और क्या या चीज लेने जा रहे हम थे? ये कह रहे हैं कि ये परमुटेशन इनवेरियंस जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं, या फिर दूसरे लफ्जों में ये कि ये परमुटेशन इनवेरियंस पहले भी होती थी हमारे पास और अब भी है, क्योंकि वो हाँ, दोनों ठीक है। चीजें अभी तक सेम ही चल रही हैं। एज लॉन्ग एज ये आप तब जाके या तो हो, हाँ, एज लॉन्ग एज आप इस बात पे आगे कन्विंस्ड शायद हैं, जाके नजर आए। एज लॉन्ग एज आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि अभी परम्यूटेशन इनवेरियंस है, भले पहले भी होती थी या नहीं होती थी, अगर आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि अभी है, आई एम हैप्पी। नहीं सर, फिर इस पे अभी कन्विंस नहीं, क्योंकि आगे मामला जब चलेगा, जैसे अभी साई 1 साई 2 साई 3 का एक मतलब अब ये इनको भी जब फीड करना है, इंडिपेंडेंटली फीड करना है असल हाँ में जी, ए के अंदर, तो ये बिल्कुल। एक वेक्टर नहीं बनाना, ऐसा ही है ना? जब स्मॉल ए की बात कर रहे हैं आप? हाँ नहीं, स्मॉल ए में देखे ना हुआ क्या, इंडिपेंडेंटली जब फीड हुए, x1 इंडिपेंडेंटली फीड हुआ आपके नेटवर्क ठीक में, है। साई 1 बन गया, x2 इंडिपेंडेंटली फीड हुआ उसी नेटवर्क में, ठीक है, साई 2 बन गया, साई 3 बन गया, इनको सम कर दिया। ठीक है। मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये जो सम है ए, ये ही परम्यूटेशन इनवेरिएंट हो गया है। सम होता ही परम्यूटेशन इनवेरिएंट है। क्या आप ए प्लस बी प्लस सी कह देते या किसी और ऑर्डर में सम कर देते? किसी और ऑर्डर में सम करने का मतलब क्या है? किसी और ऑर्डर में सम करने का मतलब ये है कि आपको मैंने x1 x2 x3 ही किसी और ऑर्डर में दिए थे, ठीक, राइट? तो ए जो आया है, ये एग्रीगेशन, ये सम, दिस इज परम्यूटेशन इनवेरिएंट। देयरफॉर अब मैं आगे जो भी ए के साथ करने लगा हूं वो परम्यूटेशन इनवेरिएंट ही होना है। ठीक है, ओके। ठीक है। तो ये जो एग्रीगेशन का ऑपरेशन था ना, जिसमें मैंने कंबाइन किया है सारे नोड्स के आंसर्स को, ये और तरीकों से भी हो सकता था। एक तरीका ये होता कि मैं सम करके 3 से डिवाइड कर देता, क्योंकि यहाँ 3 थे मेरे पास, या जितने भी n नोड्स हैं मेरे पास, सिर्फ आई सम एंड डिवाइड बाय n में मीन आ जाता। तो मीन भी चूंकि सम पे बेस्ड है, ये भी परम्यूटेशन इनवेरिएंट एक ऑपरेशन है। मैं यहाँ पे एग्रीगेशन के लिए मैक्स भी कर सकता था। मैक्स इस तरह से कर लेता कि मेरे पास साई 1 साई 2 साई 3 3 वेक्टर्स आ गए, ठीक है। लेट्स से ये साई 1 का पहला नंबर है, साई 2 का पहला, तीसरा, जो भी इसकी स्पेस है, ये साई 1 पड़ा था वेक्टर। इसी तरह सेकंड वाले का वेक्टर पड़ा था, इसी तरह थर्ड वाले का पड़ा था। तो मैं एलिमेंट वाइज मैक्स कर देता। उससे ये होना था कि ये पहले जगह पे जो 3 नंबर्स पड़े हैं ना, साई 1 का पहला, साई 2 का पहला, साई 3 का पहला, इनमें से जो भी मैक्स वैल्यू है वो आ जाती है यहाँ पे। और इसी तरह सेकंड एलिमेंट पे जो मैक्स, तीनों में मैक्स है वो आ जाता। इधर तीनों में जो मैक्स है, फोर्थ जगह पे तीनों में मैक्स वो आ जाता। और ये जो मैक्स है, वुड इट हैव मैटर्ड कि मैं साई 1 और साई 2 अगर स्वैप करके रख देता, साई 1 बाद में साई 2 पहले पड़ा, मैक्स पे फर्क पड़ना था? नहीं, यानी मैक्स ऑफ ए बी करूं, इट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ बी ए। तो चूंकि मैक्स का ऑपरेशन भी परम्यूटेशन इनवेरिएंट होता है, तो ये एग्रीगेशन का फंक्शन। देखिए एग्रीगेशन, इसलिए मैं इसको एग्रीगेशन कहा, सम नहीं कहा, कि सम इज वन वे ऑफ एग्रीगेटिंग वेक्टर्स, कि कंबाइनिंग देम टू गेट वन वेक्टर। मीन इज another way, max is another way, there could be many other ways of coming up with a single vector, ठीक है। और कुछ ऑपरेशन ऐसे होंगे जो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते होंगे, उन्हें परम्यूटेशन इनवेरिएंट एग्रीगेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म जो मेरी निकल रही है इस वक्त मेरे ग्राफ पे काम करने वाले न्यूरल नेटवर्क की, वो हम उनको ऐसे देख सकते हैं कि मेरे पास हर नोड की रिप्रेजेंटेशन आएगी, ओरिजिनल फीचर वेक्टर, उसको मैं किसी न्यूरल नेटवर्क से गुजारूंगा,
और ये मैं काम हर नोड के लिए करूंगा, आई इन वी, हर नोड के लिए मैं ये करूंगा। उसके बाद मैं एग्रीगेशन करूंगा। अब मैं सम हटा दिया यहां पे, और मैं इसको कह रहा हूं कि ये मेरा सम की बजाय ये एग्रीगेशन का ऑपरेटर है। तो दिस इज एन एग्रीगेटर। इट कुड बी मीन, इट कुड बी मैक्स, इट कुड बी सम, इट कुड बी सम अदर थिंग, पर ये उनको कंबाइन कर रहा है साइज स्पेस में। और फाइनली मैं अपना आंसर निकालने के लिए जो भी मेरी आउटपुट स्पेस है उस पे मैप करने के लिए मैं अपने ये एग्रीगेटेड साइज स्पेस का एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करूंगा बाय पासिंग थ्रू मे बी सम अदर लेयर्स, या एक नया न्यूरल नेटवर्क होगा उसमें से गुजार के। ठीक है, तो ये जो एग्रीगेशन का मेरा तरीका था, ये इट इज ऑर्डरिंग एग्नोस्टिक। इट डजेंट केयर कि आपने एक्स आईज मुझे किस ऑर्डर में दिए थे। ठीक है, तो ये अब तक जो हमने किया है उसकी ये समरी, ये इक्वेशन थी जो एंड पे लिखी हुई है। ये तो हो गई बात ये तो हो गई बात कि जब मैं पूरे ग्राफ के लिए एक आंसर चाहता हूं। ठीक है सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। ये जो हम साई और फाई यूज कर रहे हैं, इनको हम MLPs कह रहे हैं, तो ये हमेशा हम दो ही यूज करते हैं या ये ज्यादा भी हो सकते हैं? यानी अभी जो साई है वो सारे इनपुट फीचर वेक्टर्स के लिए, मतलब वी आर यूजिंग द सेम वेट्स। साई, यस जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, क्या ये डिफरेंट भी हो सकते हैं फॉर डिफरेंट नोड्स? यानी ये इज इट फिक्स्ड कि ये दो MLPs ही होंगे फॉर एवरी लेट्स से ग्राफ न्यूरल नेटवर्क या जो मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं इसमें? यस एंड नो, यस एंड नो। देखें, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ और जिनको जो जनरली ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स का जो लिटरेचर है उसमें ये ऐसा ही है कि ये फिक्स्ड है कि पहला एक MLP है जिसमें से अब मैं हर नोड को गुजारूंगा, फिर मैं एग्रीगेशन करूंगा और एग्रीगेटेड रिजल्ट को मैं दूसरे न्यूरल नेटवर्क में से गुजार दूंगा। तो ये दो होंगे फर्क, लेकिन फिक्स्ड। पर अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं, मैंने हर एक के लिए अलग नेटवर्क रखना है, ठीक है, इस पे कोई कैद नहीं है। पर जब आप हर नोड के लिए अलग नेटवर्क की बात करते हैं तो आपके पास अगर लेट्स से ग्राफ है जिसमें 1000 नोड है, या सोशल नेटवर्क का ग्राफ है जिसमें मिलियंस ऑफ नोड्स होंगे। गूगल के यूजर्स देखें, मिलियंस ऑफ यूजर्स, हर यूजर का एक XI होगा, हर XI के लिए अलहदा नेटवर्क आप ट्रेन कर रहे होंगे। तो आपकी जो सजेशन है या आपको जो सवाल है वो प्रैक्टिकल नहीं मुझे लग रहा। प्रैक्टिकल ये है कि जितने भी नेटवर्क्स, जितने भी आपके पास यूजर्स थे, उस हर नोड के जो रिप्रेजेंटेशन थी XI, उसको मैं किसी एक ही ग्राफ में से गुजारता हूँ, एक ही नेटवर्क में से गुजारता हूँ, और वो ट्रांसफॉर्म्ड एक साई आई आ जाता है मेरे पास। दैट्स मच मोर प्रैक्टिकल। Does that answer your question? Yes. Yes. Okay. Okay. अभी तक जो हमने किया है इसकी अगर मैं ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करूं तो हुआ ये है कि मेरे पास कोई ग्राफ था 3 नोड्स का और उसमें एजेस नहीं थी, और मैंने उस पूरे ग्राफ के लिए मैंने कोई आउटपुट निकाल लिए f(x). वेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, जो भी है, पूरे ग्राफ के लिए मैंने कोई वैल्यू निकाली। अगर मेरी प्रॉब्लम फर्क है, अगर मेरी प्रॉब्लम ये है कि वही ग्राफ था मेरे पास विदाउट एजेस, और मैं चाहता हूं कि मैं
मैं सिर्फ हर नोड की ट्रांसफॉर्मेशन चाहता हूँ, हर नोड की। यानी आपके पास पहले तो x था ना, कैपिटल X, और वो इस तरह से बना हुआ था कि पहला इस तरह रिप्रेजेंट हुआ था, दूसरा नोड ऐसे रिप्रेजेंट हुआ था, तीसरा रिप्रेजेंट ऐसे हुआ था। मैं चाहता हूं कि मेरे पास अब कोई y आ जाए जिसके अंदर, और उसकी स्पेस डायमेंशनलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मेरे नोड्स ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएं। ठीक है, मैं अब ये चाहता हूँ। तो हुआ ये कि मैं हर नोड की रिप्रेजेंटेशन चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं पूरे सेट की आउटपुट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये तो f ऑफ x वो पिछले स्लाइड पे जो किया था कि पूरे सेट पे एक कोई आंसर आ जाता है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ नोड लेवल आउटपुट्स में कि हर नोड का क्या आंसर आता है। अगर मैं हर नोड पे आंसर चाह रहा हूं तो जैसे ही मैंने एग्रीगेशन की थी, नोड्स तो डिस्ट्रॉय हो गए। डू यू एग्री? जब मैंने सम किया तो नोड्स वाली चीजें तो सारी ऐड हो गई, मेरे पास तो ए आ गया था एक। सो कोई भी परम्यूटेशन इनवेरिएंट वाला जो एग्रीगेटर होगा, अब मैं वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी चाह रहा हूं कि मेरे आउटपुट में नोड्स की डिफरेंशिएशन रहे। ठीक है, तो वी वुड वांट फंक्शंस दैट डोंट चेंज द नोड ऑर्डर, और इसे कहेंगे कि अब मैं अपना फंक्शन ऐसा चाह रहा हूं जो परम्यूटेशन इक्विवेरिएंट हो। जिस तरह ट्रांसलेशन इक्विवेरियंस हमने देखी थी पहले, कि मेरा इक्विवेरियंस ये है कि मेरा आंसर जो है उसकी वैल्यूज चेंज ना हो, अगर उसकी जगह चेंज होती है हो जाए। इसी तरह मैं अब चाहूंगा कि मेरा जो f ऑफ x आंसर पहले आते थे, अगर मैं उन आंसर्स का ऑर्डर चेंज कर दूं बाद में, तो ऐसे ही हो कि जैसे मैंने पहले अपने नोड्स को रीऑर्डर कर लिया था और तब आंसर निकाल लिया था। ठीक है, इसको परम्यूटेशन इक्विवेरियंस कहते हैं। ठीक है, किस तरह से देख लें इसको। इनफैक्ट अभी जो हमने साए वाला काम देखा था, ये भी ऐसा ही था कि x1 से आपके पास साए 1 आता था। ठीक है, x2 से आपके पास साए 2 आता था, x3 से आपके पास साए 3 आता था। मैं चाहता हूं कि अगर मैं लेट्स से x1 और x2 को स्वैप कर दूं, ऑर्डर इनका फ्लिप कर दूं, तो फिर पहले रिस्पॉन्स पे साई 2 निकले और दूसरे पहली इनपुट पे साई 2 निकले और दूसरी इनपुट पे साई 1 निकले, यानी मेरे आंसर्स भी उसी तरह फ्लिप हुए हों। इसे परम्यूटेशन इक्विवेरिएंट कहते हैं। तो अगर मैं नोड्स लेवल पे आंसर्स में इंटरेस्टेड हूं तो फिर मुझे परम्यूटेशन इक्विवेरिएंस चाहिए होगी, और उसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, f ऑफ परम्यूटेड इनपुट शुड बी इक्वल टू परम्यूटेशन ऑफ ओरिजिनल इनपुट। ठीक है, या आउटपुट्स ऑन द ओरिजिनल इनपुट। अब आते हैं ग्राफ्स के ऊपर कि ग्राफ्स पे हम क्या करते हैं। अभी हम सेट पे काम कर रहे थे जिसमें मेरे पास नोड्स तो थे, एजेस नहीं थी। नाउ आई हैव अ जनरल ग्राफ विद नोड्स या वर्टिसेस इन सेट V एंड एजेस इन सेट E, और एजेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर नोड I और नोड J अगर इनके अंदर एज है तो फिर आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स की रो I और कॉलम J में 1 लिख दें, अगर एज नहीं है तो वहां पे 0 लिख दें। इसी एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास ये ग्राफ है, ABCD इसके नोड्स हैं। मैं इधर A को रिप्रेजेंट करता हूं, इधर B को, इधर C को, इधर D को। ये मेरी रोज होंगी,
जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह मैं कॉलम्स में भी ए को पहले कॉलम से रिप्रेजेंट करता हूं, बी को दूसरे से, सी को तीसरे से, डी को चौथे कॉलम से। यानी नोटिस कि मैंने एक ऑर्डरिंग अस्यूम कर ली है इस वक्त यहाँ पे, कि इस पर्पल वाले को मैंने पहली रो असाइन कर दी और पहला कॉलम, ब्लू वाले को मैंने दूसरा असाइन कर दिया। ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे बनेगा? मैं ए के पास जाता हूं, मैं देखता हूं ए की बी के साथ एज है, तो मैं ए वाली रो में रहता हूं और बी के नीचे 1 डाल देता हूं, क्योंकि ए बी से कनेक्टेड है, ए सी से भी कनेक्टेड है, 1 आ गया, ए डी से भी कनेक्टेड है, 1 आ गया। बी को देखता हूं, बी की रो सेकंड रो है, बी ए से कनेक्टेड है, ए के नीचे 1 आ गया। सी से कनेक्टेड, बी अपने आप से तो नहीं कनेक्टेड, बी सी से भी नहीं कनेक्टेड, 0 आ गया। बी डी से कनेक्टेड है, 1 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिसेस जो हैं ग्राफ्स की कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ओके, नाउ जब आप ग्राफ के नोड्स को परम्यूट करेंगे ना, तो इसका मतलब है आप उसकी एजेस को भी परम्यूट करेंगे, विच मीन्स कि आप उसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स को भी परम्यूट करना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे पास ओरिजिनल ग्राफ था लेफ्ट पे, जो पिछली स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया है, ए बी सी टी, उसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये था। मैंने इस ग्राफ की इसकी कई परम्यूटेशन हो सकती हैं, एक परम्यूटेशन मैंने यहां पे ली है। मैंने ये कहा कि आप ये जिस पर्पल नोड को आप पहला नोड कहते थे ना ए, इसको आप दूसरा नोड कहते हैं बी, और पहला नोड आप इस ब्लू वाले नोड को कहते हैं। ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। इस ऑर्डर चेंज करने की वजह से आपका जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसमें रोज भी चेंज होंगी और कॉलम्स भी चेंज होंगे, ठीक है। आपके एडजेसेंसी मैट्रिक्स की रोज भी परम्यूट होंगी, कॉलम्स भी परम्यूट होंगे, इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ ऐसे तो नहीं किया कि बस ए को बी और बी को ए कह दिया। पहले जिसको आप ए कह रहे थे उसकी कितनी एजेस थी, कोई मुझे बता सकता है? पहले जिसको आप ए कह रहे थे ये कितनों से कनेक्टेड था? 3 से कनेक्टेड था। अब जिसको आप ए कह रहे हैं वो कितनों से कनेक्टेड है? 2 से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि ना सिर्फ रोज चेंज होंगी, कॉलम भी चेंज होंगे ए के एडजेसेंसी मैट्रिक्स के, क्योंकि कॉलम्स तो कनेक्टिविटी बता रहे थे, ठीक है। तो और अगर आप इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएं तो ए वाली, अगेन क्योंकि मैं इसको ए कह रहा हूं तो इसको मैं पहली रो कहूंगा, तो फर्स्ट रो में अपने आप से तो नहीं कनेक्टेड, बी से कनेक्टेड है ये, और डी से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड नहीं। यानी इधर ए के लिए जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रो आएगी वो 0 1 0 1 होगी, यानी ये बी और डी से कनेक्टेड है। सिमिलरली जो बी के लिए आएगी वो होगी, ये ए से कनेक्टेड है 1, अपने आप से नहीं कनेक्टेड, सी से कनेक्टेड है यस, डी से कनेक्टेड है यस, तो ये वाली रो आ जाएगी। अगर मैं नामों को ए बी सी डी ना कहता, अगर मैं कहता कि ये नोड 1 है, कि ये मेरा पहला इसको कहूंगा, और दूसरा इसको कहूंगा, और तीसरा इसको कहूंगा, और चौथा इसको कहूंगा, अगर मैं ए बी सी डी की जगह 1 2 3 4 लिखा होता, और फिर मैं कहता कि मैं ऐसा करने लगा कि मैं पहला नोड इसको कहने लगा हूं, और दूसरा इसको, तीसरा इसको, और चौथा इसको, तो अब आप मान जाते हैं कि मैं ऑर्डरिंग चेंज कर रहा हूं सिर्फ, कि पहला नोड किसको कहना है मैंने, क्योंकि पहला नोड वो है जिसने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में पहली रो बनानी है, पहला नोड वो है जिसने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में पहली रो बनानी है। Do you agree? जी, इसमें एग्री करते। तो ये ऑर्डरिंग तो मुझे इजाजत है ना इस तरह की ऑर्डरिंग चेंज करने की? अगर मैं कर दूं तो उस पे मैं कह रहा हूं कि आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है, जब मैं ए और बी को इस तरह फ्लिप करूंगा ना, तो यानी जो यहां पे 2 और 1 थे अब वो 1 और 2 हो गए। होगा ये कि इसकी जो रोज थी ना ए की, उनको भी आपको इस तरह फ्लिप करना पड़ेगा, लेकिन
2 और 1 वाली रोज को, और जो कॉलम्स थे 2 और 1 वाले उनको भी फ्लिप करना पड़ेगा। इफ यू डू दिस, अगर आप मुझे इस ओरिजिनल ए की पहली रोज भी फ्लिप कर दें, पहले 2 कॉलम भी फ्लिप कर दें, तो आपके पास ये परम्यूटेड ए आ जाएगा। ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर एक जनरल ग्राफ की बात हो रही है जिसमें एजेस भी हैं, तो उसमें जो आप कहते हैं कि मैं अपने नोड्स को परम्यूट करता हूं विद सम परम्यूटेशन पी, तो आपको साथ ये भी करना पड़ेगा कि उसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स की रोज को पी के साथ परम्यूट करना पड़ेगा और उसके कॉलम्स को भी परम्यूट करना पड़ेगा पी के साथ। कॉलम्स को परम्यूट करने के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स को आप राइट पे मल्टीप्लाई करते हैं पी ट्रांसपोज से, ठीक है। तो ये दोनों जो लिखे हुए ये कॉलम्स की परम्यूटेशन है। सो जब मैं नोड्स को परम्यूट करता हूँ सिर्फ पी इंटू एक्स है। जब मैं एजेस को भी परम्यूट करता हूँ या एडजेसेंसी मैट्रिक्स को, तो वो पी ए पी ट्रांसपोज है, जिसमें पहला पी रोज पे ऑपरेट हो रहा है और दूसरा पी ट्रांसपोज ये कॉलम्स पे ऑपरेट हो रहा है। और जिसको आप इनवेरिएंस कहेंगे कि अगर आपका फंक्शन एफ, ग्राफ के ऊपर आपका फंक्शन एफ अगर परम्यूटेशन इनवेरिएंट है, तो इसका मतलब है कि आप x और उसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स को इनपुट करें तो जो आंसर आता है वर्सेस परम्यूट करके x को भी और एडजेसेंसी मैट्रिक्स को भी जो आंसर आता है वो सेम आए, ये तो होगा इनवेरिएंस। और इक्विवेरिएंट ये होगा कि परम्यूट करके आंसर और ओरिजिनल आंसर को परम्यूट कर देना, अगर ये चीजें सेम हो तो इसे कहेंगे कि ये आपका फंक्शन एफ परम्यूटेशन इक्विवेरिएंट है, ठीक है। और जब हम सिर्फ सेट पे काम कर रहे थे, जब हमारे पास एजेस नहीं थी, तब हमने क्या किया था? तब हमने हर एक्स आई को सेपरेटली एक एमएलपी में से गुजारा था। इसके फीचर वेक्टर को एक एमएलपी में से गुजारा था और साई आई ये निकाल लिया था, ठीक है। यानी हमने मे बी के डिमेंशनल स्पेस से हम चले गए थे किसी एल डिमेंशनल स्पेस में, लेकिन हर नोड के साथ सेपरेटली ये काम किया था इन आइसोलेशन। जब आपके पास एक जनरल ग्राफ आ गया जिसमें एजेस भी हैं, अब भी हम ये सेपरेट वाला काम करेंगे, लेकिन हर नोड पे नहीं, हर नोड के नेबरहुड पे। जहां पहले मैं एक्स आई पे काम कर रहा था, अब मैं एक्स आई पे काम नहीं करूंगा। अब मैं एक्स आई के नेबरहुड में जो जो चीजें हैं उन पे मिल के एक काम करूंगा। फर्स्ट स्टेप, मैं इसके नेबरहुड को डिफाइन करूंगा, ठीक है, या इसका फीचर मैट्रिक्स बनाऊंगा। नोड फीचर मैट्रिक्स जो नेबरहुड का बना सकते हैं, सादा तरीन तरीका, आप नेबरिंग नोड्स के फीचर्स लें और उनको स्टैक कर दें। जिस तरह आपने कैपिटल एक्स पहले बनाया था सारों को स्टैक करके, अब आप ऐसा करें, आयत्स नोड के नेबर्स उठाएं, आयत्स नोड के नेबर्स, और हर नेबर का फीचर वेक्टर उठा लें और उसको एक सेट के अंदर डाल दें, ठीक है। यानी कि आगे जाके इसकी, हाँ, यहां पे एग्जांपल है कि मेरे पास एक्स बी ये है मेरा कोई नोड, और इसके नेबरहुड की बात करनी है। सो नेबरहुड ऑफ बी कहना चाहिए, नेबरहुड ऑफ दिस नोड बी,
ये एक सेट है, इसके अंदर इसके कितने नेबर हैं? ये ए वाला नोड नेबर है, डी वाला नोड नेबर है, सी नेबर है, ई नेबर है, 4 नेबर्स हैं इसके। तो मैं इसके नेबरहुड में ए का जो फीचर वेक्टर है वो डालूंगा, सी का फीचर वेक्टर, डी का फीचर वेक्टर, ई का फीचर वेक्टर, और यूजुअली जो नोड खुद होता है एक्स बी जो नोड है उसका अपना फीचर वेक्टर भी हम नेबरहुड में शामिल करते हैं। ठीक है, जिस तरह जब आप इमेजेस पे कन्वोल्यूशन करते थे तो जिस पिक्सल पे आप बैठे थे उस पिक्सल की वैल्यू भी तो आप यूज करते थे, यानी पिक्सल के नेबरहुड में वो पिक्सल की अपनी वैल्यू भी तो आती थी। तो इसी तरह बी के नेबरहुड में बी खुद भी शामिल है। तो मैं उन सारे नोड्स के फीचर वेक्टर्स को लेता हूं और एक सेट बना देता हूं। ये मेरे पास एक्स आया है, ये मेरे पास नोड फीचर्स का सेट है कॉरस्पॉन्डिंग टू नेबर्स ऑफ बी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मैंने नेबरहुड को रिप्रेजेंट कैसे कर लिया, सारे फीचर्स को ले लिया। और अब काम बहुत आसान हो गया। अब मैं करूंगा क्या, ये जिसको मैं जी कह रहा हूं, फंक्शन जी, दिस इज जस्ट सम न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, दिस इज जस्ट सम न्यूरल नेटवर्क। और ये न्यूरल नेटवर्क एक्ट किस पे कर रहा है? ये न्यूरल नेटवर्क को मैं एक्स आई भी फीड कर देता हूं, यानी जिस नोड पे मुझे आंसर चाहिए, जिस नोड पे मुझे आंसर चाहिए, आयत नोड की बात हो रही है तो मैंने आयत नोड का फीचर वेक्टर भी डाल दिया। और आई के जो नेबर्स थे, वो नेबरहुड का जो नोड फीचर मैट्रिक्स बनता है सिर्फ नेबर्स का, वो भी फीड कर दिया। ठीक है, और सो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं किसी न्यूरल नेटवर्क में से गुजार देता हूं। जो भी आंसर निकलेगा ये आई पे डिपेंड कर रहा होगा ना, क्योंकि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन नोड आई की बेस पे तो बनाई थी। तो जो भी आंसर निकलने लगा है ये नोड आई के लिए कोई आंसर निकलने लगा है। आप मुझे अगर इजाजत दें तो ये जो भी निकलने लगा है इसको मैं साई आई कह देता हूं। पहले साई आई सिर्फ एक्स आई को देख के बन रहा था, अब साई आई एक्स आई को और एक्स आई के जो नेबर्स थे, आयत नोड के जो नेबर्स थे, उनके फीचर्स को देख के भी बन रहा है। सर ये नेबर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता? गुड क्वेश्चन। शुड इट मैटर? दोनों केस देख लेते हैं। अगर नेबर्स का बात हो जाएगी जो पहले थी, दोबारा बताइएगा। वही बात हो जाएगी जो पहले थी, मतलब अब एक जो नोड एक्स आया है उसका पूरा फीचर सेट है, उसका अपना नहीं है, उसके नेबर्स वाला भी है, उसके नेबर्स वाला भी है। और अगर मैं नेबर्स की ऑर्डरिंग चेंज कर दूं तो आप क्या चाहेंगे कि जी का आंसर चेंज हो या ना हो? ना हो। अगर हम उसके नेबर का ऑर्डर चेंज करेंगे वो हर दफा डिफरेंट वेट से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एंड द आंसर कुड बी डिफरेंट। हाँ, इसके कोई नेबर्स हैं, लेट्स से कोई नोड ए इसका नेबर है, नोड बी इसका नेबर है, नोड सी, ए बी सी। और अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैंने पहले बी वाला नोड रखना है, फिर ए वाला नोड रखना है, फिर सी वाला नोड रखना है, अगर मैं इस ऑर्डर में दे दूं ये नेबरहुड, वर्सेस कि मैं ए पहले रखा, बी पहले रखा, बी बाद में, सी बाद में, अगर ये दो फर्क ऑर्डर्स में दे दूं नेबरहुड के, शुड इट मैटर टू द आउटपुट ऑफ जी? शुड इट? जिन वेट्स के साथ इन नेबर्स के फीचर्स मल्टीप्लाई होंगे, अगर इनका ऑर्डर स्वैप कर देते हैं तो वो वेट्स डिफरेंट हो जाएंगे।
फाइन फाइन, ये तो आप कह रही हैं कि विल इट चेंज और विल इट नॉट चेंज, ये तो आप विल इट का आंसर दे रही हैं। मेरा सवाल है शुड इट चेंज, शुड इट मैटर कि मैंने नोड आई के लिए कोई साई आई बनाना है, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन साई आई, और साई आई मैं कहता हूं कि मैंने साई आई बनाने के लिए मैंने एक्स आई को देखना है कि ये कैसा था, और इसके नेबरहुड को देखना है, यानी सॉरी मैंने एक्स आई को देखना है और मैंने इस आई के नेबर्स डॉक्टर से साहब मुझे एक उनकी चीज फीचर्स। समझ नहीं आ रही, आपने नेबर्स को कॉन्केटिनेट किया है या उनको भी आपने एग्रीगेट कर दिया? हाँ, गुड क्वेश्चन। फिलहाल मैंने नेबर्स को सिर्फ एक सेट में डाला है, कंकैटिनेट कह लें, स्टैक किया, कोई एग्रीगेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने एक सेट में डाल दिया है। सो इस ये सेट में लिख देता हूं, ये इस किस्म का सेट होगा जिसके अंदर लेट्स से ए बी सी इसके नेबर्स थे, तो ये पड़ा होगा, बी पड़ा होगा, सी पड़ा होगा, और एक्स आई खुद भी होगा इसमें। अब मैं आपको ये सेट ऐसे दे दूं, या ये सेट अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, एक्स बी पहले कह दूं, एक्स आई यहां पे लिख दूं, एक्स ए यहां पे, एक्स सी यहां पे, ये तो कई तरीकों से लिखा जा सकता होगा, क्योंकि मैं इस सेट की ऑर्डरिंग तो चेंज कर सकता हूं ना, या खुदा ना खासा ये ऑर्डरिंग चेंज होके आ जाती। क्या आई का नेबरहुड चेंज हो गया है बाय चेंजिंग द ऑर्डरिंग? ये है मेरा सवाल असल में। इफ आई चेंज द ऑर्डरिंग कि एक्स ए पहले रख दिया, एक्स बी बाद में रख दिया, या एक्स बी पहले रख दिया, एक्स ए बाद में रख दिया, डज द नेबरहुड चेंज? ऑपरेशंस तो बाद की बात है, डिड द नेबरहुड चेंज? नो। If the neighborhood did not change, then the answer should also not change. Do you agree? Right. So, if the neighborhood has not changed, अगर आप नेबर्स के ऑर्डर के चेंज होने की वजह से आप ये नहीं मानते कि नेबरहुड चेंज हो गया है, इसका मतलब है कि नेबर्स के ऑर्डर चेंज होने की वजह से साए आई का जो आंसर आने लगा है वो भी चेंज फिर नहीं होना चाहिए, जिसकी टेक्निकल टर्म क्या है? साई आई शुड बी व्हाट? या ये फंक्शन जी परम्यूटेशन इनवेरिएंट। यस, जी शुड बी परम्यूटेशन इनवेरिएंट। लेकिन सर हम यहाँ पे ये कैसे आइडेंटिफाई, हमने नेबर्स कैसे आइडेंटिफाई किए हैं? उसके लिए भी कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं हम नेबरहुड आइडेंटिफाई करने के लिए? नेबरहुड, ओके ग्रेट। सो यूजुअली ग्राफ के अंदर तो हमें ग्राफ जब मिला होगा साथ एजेस भी मिली होंगी, ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एजेस मिली या एडजेसेंसी मैट्रिक्स एक ही बात है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स से एजेस निकल आएंगी, एजेस से एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकल आता है, तो कनेक्टिविटी मिली है। अब नेबरहुड डिफाइन करना ये भी शायद इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि नेबरहुड की कई डेफिनेशंस हो सकती हैं। एक डेफिनेशन नेबरहुड की ये हो सकती है कि अगर मैं इसके नेबर्स निकाल रहा हूं तो मैं कहूंगा जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो नेबर्स है, तो नेबरहुड मिल गया। और आई कुड से, लेट्स से ग्राफ अगर ऐसे चली जा रहा है, और आई कुड से कि ये जो मैंने अभी नेबरहुड बनाया ना, इसको आप कह सकते हैं कि वन हॉप नेबरहुड है। वन हॉप यानी इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं नेबरहुड ऐसे भी डिफाइन कर सकता था इसका कि इससे जो टू हॉप नेबरहुड है, यानी अगर इससे दो दूर भी जो है वो भी मैं इसी के नेबरहुड में शामिल करूंगा तो ये वाला आ जाएगा। तो टू हॉप में ये वाले आ जाएंगे। So this one is two hop neighborhood. So neighborhood के कई डेफिनेशन हो सकते हैं, ये तो मैंने दो ऐसे ही समझा दिए, और भी कई तरीके होते होंगे नेबरहुड बनाने के। मुझे इस वक्त उनसे गर्ज नहीं है,
मैं अस्यूम कर रहा हूं कि नेबरहुड की डेफिनेशन कोई ना कोई फिक्स्ड असाइंड है, हम वो यूज कर रहे हैं, उसकी बेस पे नेबर्स आ जाते हैं, ठीक है। और लेकिन वो नेबर्स का ऑर्डर सिर्फ अगर मैं चेंज कर दूं कि जिसको मैं पहला नेबर कह रहा था उसको आज मैं तीसरा नेबर कहने लग जाऊं, तो इट डजंट मीन के मेरे नेबर्स चेंज हो गए। ये तो ऐसे ही है कि मैं एक घर में रहता हूं, मेरे इर्द गिर्द कुछ लोग रहते हैं, 25 साल से वही लोग रह रहे हैं। एक दिन हुकूमत आती है और घरों के एड्रेस चेंज कर देती है, तो क्या मेरे नेबर्स चेंज हो गए? नहीं, उन नेबर्स के घरों के नंबर चेंज हो गए, नेबर्स तो वही हैं, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन जब करते हैं तो हम इनके नंबर्स चेंज कर रहे हैं। ओके, सो माय आइडियली मैं चाहूंगा कि मेरी जो भी रिप्रेजेंटेशन आने लगी है, साए आए जो आने लगा है, ये नेबर्स के ऑर्डर पे मैटर ना करता हो, यानी ये परम्यूटेशन इनवेरिएंट हो, ठीक है। और ये आई वॉन्ट यू गाइज टू नोटिस कि ये जो मैंने चीज लिखी हुई है ना, ये मैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक ग्राफ के ऊपर। कैन एनीवन किसी को ये बात समझ आती है जो मैंने अभी कही है? किस तरह से अपने माइंड को फोर्स कर सकते हैं ये बात मानने पे कि ये जो एफ ऑफ एक्स कॉमा ए इक्वल्स, ये आगे एक मैट्रिक्स अरे बना हुआ है, मैट्रिक्स बना हुआ है, ये ग्राफ के ऊपर फॉरवर्ड प्रोपगेशन हुई है। हाउ? जी सर, जो अभी पहले भी डिस्कशन सिंपल वर्टिसेस के सेट के साथ की थी, वो भी एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन नजर आई है हमें, ये भी फॉरवर्ड प्रोपगेशन ही उसी तरह। जी बिल्कुल, यानी लेट्स ब्रेक दिस डाउन कि जो पिछली स्लाइड पे हमने किया था, हमने एक लोकल फंक्शन अप्लाई किया था, लोकल फंक्शन जी। लोकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो नोड आई की बेस पे अप्लाई हुआ था, उस पर मैंने यहां भी नोड आई का फीचर वेक्टर पास किया, और जब मैंने नेबरहुड दिया और फीचर्स दिए नेबरहुड के, वो भी नोड आई के नेबर्स के फीचर्स थे। तो ये लोकल फंक्शन मैंने सबसे पहले नोड 1 और उसके नेबरहुड पे अप्लाई किया, फिर मैंने वो ही, और ये जिसको मैं लोकल फंक्शन कह रहा हूं, ये कोई मेरा एमएलपी है लर्नेबल, इसके कोई वेट्स होते होंगे, वही एमएलपी के थ्रू अब मैंने नोड 2 और उसका नेबरहुड गुजारा, नोड 3 और उसका नेबरहुड, सो ऑन, नोड आखिरी नोड n और उसका नेबरहुड। तो ये n बाय समथिंग आ जाएगा, इसमें रोज जो हैं इस पूरे एरे में n रोज होंगी, और जो भी फंक्शन g रिटर्न करता है साइज, जिस साइज का भी वेक्टर फंक्शन g रिटर्न करता है, उसको मैं ट्रांसपोज करके लिखा हुआ है, तो ये n बाय l, लेट्स से अगर l डिमेंशन का वेक्टर देता है, ये जो मेरी रिप्रेजेंटेशन अभी ये फंक्शन जी अभी फंक्शन जी जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, एक एमएलपी है, लेकिन इसके अंदर ये जो नेबरहुड वाला है, ये भी डिफरेंट साइज के सेट होंगे, ठीक है, एक साइज का नहीं है, उसको किस तरह फीड किया गया या उसमें किस तरह से एमएलपी बना, वो भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, सही है, देख लेते हैं। पर आपने परम्यूटेशन इनवेरिएंट एमएलपी पहले कभी देखा है? फॉर एग्जांपल कुछ स्लाइड्स पहले यहाँ पे जी देखा, यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स जिसको मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर ये जिसको मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा था, इसके अंदर अगर मैं ये पास कर देता, मेरे साथ हैं आप लोग?
आपने भी तो किसी नोड फीचर मैट्रिक्स आप देते थे ना, कैपिटल एक्स शुरू। मैंने अभी भी एक नोड फीचर मैट्रिक्स दिया है, लेकिन वो एक खास नेबरहुड से आ रहा है। हाँ, सवाल यही अब है, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक्स आई जो आपने दिया था, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ फीचर थे हर एक के लिए। ठीक है। मतलब आई नोड्स थी, हर एक के फिक्स नंबर ऑफ फीचर थे, मतलब 10 थे। ठीक है। ये स्पेस के स्पेस का के थे। मैं आपके सवाल को प्रीएम्प्ट करता हूँ। कैपिटल एक्स में लेट्स से 10 थे, इसके अंदर लेट्स से 3 है। ठीक है। ये फंक्शन एफ की डेफिनेशन देखें। फंक्शन एफ की डेफिनेशन में सम कितनों पे हो रहा है? जितने एक्स का साइज था। यानी अगर एक्स के अंदर 10 सर नोड्स फीचर्स तो सेम ही होंगे सारे नोड्स के। फीचर रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ फीचर्स तो सेम ही होंगे हर नोड के। नंबर ऑफ नोड्स इन अ नेबरहुड कुड बी डिफरेंट। हाँ बिल्कुल। नोड्स कुड बी डिफरेंट बट द फीचर साइज तो नहीं, और सेम तो- होगा। 10 है तो और तौसीफ साहब का सवाल नंबर ऑफ नोड्स पे ही है कि फीचर्स नहीं, उनका सवाल मेरा नंबर ऑफ नंबर ऑफ नोड्स नोड्स पे पे है। है। उनका सवाल नंबर नेबरहुड ऑफ में नंबर नोड्स ऑफ पे। नोड्स डिफरेंट हो सकते और मैं उसका जवाब इस तरह से देता हूं कि जो नंबर ऑफ नोड्स अगर 10 थे तो ये 10 दफा सम चल जाएगा। अगर नंबर ऑफ नोड्स 3 थे तो ये 3 दफा सम चल जाएगा। ये तो एक्स के जितना साइज है उस पर चल रहा। तो यानी जो भी एक्स एन आई में जितने भी नोड्स थे उतनी दफा सम हो जाएगा। अच्छा, और तो वो इससे मुझे ये समझ ये आई मुझे कि इसमें हर नोड जो भी नेबर्स हैं उनको भी इसी हर एक को इंडिपेंडेंटली इसी साई आई में से गुजारा जा रहा है, और जितने नोड्स हैं उतनी दफा वो खैर जितने बिल्कुल। नेबर हैं वो सब गुजारे जाएंगे और फिर सम अप कर दिया जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये जो लोकल नेबरहुड्स थे इन पे भी मैं कुछ ना कुछ ऑपरेट कर सकता हूं परम्यूटेशन इनवेरिएंट तरीके से, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये परम्यूटेशन इनवेरिएंट तरीका है। ठीक है, ग्रेट। तो स्टैक तो ना किया गया इसका मतलब इन्हें, बस सिंपल मतलब यही है कि एक सेट में रखा है मैंने। हाँ, एक सेट में रखा है। बस स्टैक से मेरा मतलब ये था कि सेट में पहला किसको कह रहा हूँ, दूसरा किसे कह रहा हूँ, तीसरा किसे कह रहा हूँ, वो मेरा मतलब है कि एक ऑर्डर हम दे देते हैं। ओके। यहां तो बल्कि नोट करें, मैंने वो वाकई सेट ही रखा था। ये सेट में ही पढ़े, मैंने उस तरह से मैट्रिक्स शायद बनाया भी नहीं। ओके। तो यहाँ पे व्हाट हैज हैपेंड इज कि मैंने अपने इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन ईच एक्स आई हैव वर्कड ऑन ईच नेबरहुड। हर नोड और उसका नेबरहुड, उस पे मैंने एक एमएलपी अप्लाई किया, और वो परम्यूटेशन इनवेरिएंट एमएलपी है, क्योंकि उसमें मैं समेशन कर रहा हूं या एग्रीगेशन कर रहा था। परम्यूटेशन इनवेरिएंट एग्रीगेशन कोई हो रही होगी। ठीक है। मैं बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो एमएलपी वाला काम हो रहा था, ये ऐसा काम हुआ होगा विद कि एमएलपी का जो रिजल्ट था उसके बाद उसकी एग्रीगेशन हो रही थी। परम्यूटेशन इनवेरिएंट एग्रीगेटर। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जी ऑफ ये जो पहली रो में जो आंसर आने लगा है, ये आंसर हमेशा सेम आएगा रिगार्डलेस ऑफ कि मैंने xn1 में ऑर्डरिंग क्या रखी थी। सेकंड रो का आंसर सेम आएगा रिगार्डलेस कि मैंने xn2 में ऑर्डरिंग क्या रखी थी। ओके। लेकिन ये आप नोट करें कि ये जो भी पहली रो में आंसर आया है, ये पहले नोड की और उसके नेबरहुड की कोई रिप्रेजेंटेशन है, और सेकंड में जो आंसर है ये दूसरे नोड और उसके नेबरहुड की रिप्रेजेंटेशन है। आखिरी वाले की और उसके नेबरहुड की रिप्रेजेंटेशन है। यानी ये वही हुआ है कि मैंने अपने हर नोड के लिए कोई चीज आउटपुट कर ली है, हर नोड के लिए। और परम्यूटेशन इक्विवेरिएंस क्या चीज थी? मेरा जो ओवरऑल फंक्शन है पूरे ग्राफ के सारे नोड्स और उसके सारी एजेस या एडजेसेंसी मैट्रिक्स के हिसाब से, ये जो आंसर आया है अभी, इसमें
एक ख़ास नोड था जिसको मैं पहला नोड कह रहा था, यानी ये जो पहली रो में जिसका आंसर आ रहा है ये पहला नोड था, सेकंड रो में ये दूसरा नोड था। अगर मैं x वाली चीज़ें परम्यूट कर देता, यानी मैं x पे अगर कोई परम्यूटेशन लगा देता, तो होना क्या था कि लेट्स से परम्यूटेशन ये थी कि x1 और x2 जो हैं ये स्वैप हो जाते, तो फिर होना क्या था, ये वाली दो रोज स्वैप हो जानी थी यहां पे। और अगर इस तरह की परम्यूटेशन करने से आंसर में भी दो रोज ही स्वैप हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि जिस तरह से मैंने कि या तो आप पहले परम्यूटेशन कर लें या आप आंसर्स निकालने के बाद परम्यूटेशन कर लें, कि रोज बाद में स्वैप कर लें। इसे तो परम्यूटेशन इक्विवेलेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी ऑपरेशन मैंने किया है इस तरह से पूरे ग्राफ पे बारी बारी लोकल फंक्शंस के साथ बारी बारी, ये परम्यूटेशन इक्विवेरिएंट एक मैंने फॉरवर्ड प्रोपेगेशन की है ग्राफ पे, और इसके इक्विवेरिएंट होने के लिए ज़रूरी था कि ये जो जीज आए थे मेरे पास लोकल फंक्शंस, ये परम्यूटेशन इनवेरिएंट होते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी इधर ऑर्डर चेंज करने से रो का रिजल्ट चेंज हो जाए, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू फॉरवर्ड प्रोपेगेट ऑन ग्राफ्स, अगर आपको हर नोड का आंसर चाहिए, ठीक है। अगर आपको पूरे ग्राफ पे आंसर चाहिए तो आप ऑन टॉप ऑफ दिस और ऑपरेशंस लगा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद ग्राफ्स।